शुरुआत कैसे होती है 750 के आसपास, 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हुई, उसके बाद एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन चला और फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहारास का राइज होता है। अलाउद्दीन हसन वो रिवोल्ट कर देता है दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि डिक्लाइनिंग पावर थी, मोहम्मद बिन तुगलक पगलैटी छा रही थी उसको। और यहां पर अलाउद्दीन हसन देखता है कि भाई ये तो एकदम बौरा गया है, तो अलाउद्दीन हसन ने बगावत कर दी और यहां पर फॉर्म किया उसने इस पर्टिकुलर जगह पे यू विल फाइंड एक बहुत बड़ा किंगडम, दैट इज द बहमनी किंगडम। मैंने अपने जीवन के सारे समय बेकार कर दिया, बढ़िया जवानी थी, अपना नेटफ्लिक्स एंड चिल करते पता नहीं कहां चक्कर में लग गए, इनके पीछे चले गए और मैंने पूरा जीवन ही बेकार कर दिया। जब तक उसको रियलाइज होता बहुत देर हो गई थी। एंड देन 1707 औरंगजेब विल डाई। तो ये कुछ एरियाज हैं, टेरिटरीज हैं जिसके लिए विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम जो है वो यहाँ पर लड़ाई करता। वारंगल ने साइड चेंज किया, वारंगल विजयनगर एम्पायर के साथ आ गया था, तब दोनों ने मिलकर अटैक रेड्डीज को पार्टीशन किया और फिरोज शाह बहमनी को हरा दिया था। हाय एवरीवन, नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज में हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 तो देखा है, मैं देख रहा हूं, लेकिन लेक्चर नंबर 2 में आप लोग नहीं गए हैं। दरअसल लेक्चर नंबर 1 दिल्ली सल्तनत जो है वो पार्ट 1 है, उसमें मैंने स्लेव डायनेस्टी डिस्कस किया था और उसके पहले मैंने उसी चैप्टर में ही आई डिस्कस्ड अबाउट द त्रिपाटाइट स्ट्रगल, आई डिस्कस्ड अबाउट इंपीरियल चोलाज, ये सब भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने इसलिए किया उसमें डिस्कस ताकि आप लोगों को ये मिसिंग ना लगे कि भाई कैसे एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री के अंदर जंप कर रहे हैं, ये आपको फील ना हो, इसलिए मैंने वहां पर आपको उसके भी चीजों के बारे में पढ़ाया हुआ है। फिर लेक्चर 2 में मैंने दिल्ली सल्तनत की बाकी चीजों को, यानी कि मैंने खलजीज, फिर तुगलक, सैयद और लोदीज की बात करी है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने विजयनगर और बहमनी किंगडम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इस लेक्चर के जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, वो आपको इस बैच पे जाके मिल जाएंगे। आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाइए और ये बैच को एक्सप्लोर करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी सीरीज है, इसका बैच का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, इस पर क्लिक करिए, सीधे आप जाएंगे, यहाँ से प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए हैं सबके नोट्स निकाल सकते हैं। और ये हमारा प्रारंभ बैच है जो 3 ईयर कोर्स है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में और आपका एनसीईआरटी बेसिक्स बिल्ड करते हैं, सेकंड ईयर में हम आपको उसमें एडवांस लेवल की प्रिपरेशन कराते हैं, एंड थर्ड ईयर में हम आपको रिवीजन का मौका देते हैं, रिवीजन कराते हैं आपका। तो ये आपका जो बैच है वो 3 ईयर कोर्स है, स्पेशली ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी तैयारी कराता है और ये आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करता है। और इसी के साथ हमारे पास ये डिग्री प्रोग्राम्स भी हैं। डिग्री प्रोग्राम्स बेसिकली क्या कि आप ये बैच के साथ ये डिग्री प्रोग्राम वाला बैच भी जोड़ सकते हैं। तो उसमें ये है कि आप जो कॉलेज जाते हैं अलग से, जो आपका कॉलेज में समय जा रहा है और आप चाहते हैं कि नहीं वो समय ना जाए, तो ये डिग्री प्रोग्राम भी हम आपको यहाँ करवाएंगे। कॉलेज की तैयारी, कॉलेज भी आपका ऑनगोइंग हमारे साथ ही यहाँ पर होगा, क्योंकि हम लोगों का टाई अप है कुछ कॉलेजेस के साथ, तो आपको डिग्री वगैरह भी मिलेगी। दैट इज बीए, एमए, बीबीए, एमबीए, इनकी डिग्रीज आपको यहाँ पर साथ में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने आज के सेशन को। तो हमारे पास जो आज, ओहो ये तो पुराना लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास आज के लिए डिस्कशन के लिए क्या क्या है, अच्छा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन कर लीजिए मेरे साथ, तो बहुत सारे जो आपको डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं कहानी को। आज कहानी कहाँ तक पहुंच चुकी है वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई हम लोग जब मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में सर डिवाइड किया था। एज ऑलवेज आज हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ा इसको अपडेट कर लेते हैं। हमने देखा था कि साहब एक जो फर्स्ट फेज है, ये फेज हमारा चल रहा था, फर्स्ट फेज हमारा चला था 750 एडी से लेकर 1206 एडी तक, राइट। ये हमारा, हमने फर्स्ट फेज इसको लेकर चले थे। जो हमारा सेकंड वाला फेज है, सेकंड फेज, इस फेज में जो कहानी थी वो डिस्कस होनी है या होनी है अब फ्रॉम 1206 एडी से लेकर 1526 एडी तक की कहानी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारा थर्ड फेज है, ये हमारा थर्ड फेज की शुरुआत जो होगी वो होगी हमारी 1526 से लेकर 1707 तक की कहानी। तो ये है दोस्तों हमारा मेडिवल हिस्ट्री का बैकग्राउंड। नाउ मैंने फर्स्ट वाला फेज आपके साथ बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर दिया है। आप लोगों को पता है मैंने कहा था कि मैं इसमें आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि भाई हम देखेंगे कि हम नॉर्थ में क्या चल रहा था इस पीरियड में और फिर साउथ में क्या चल रहा था। तो यहां पर अब आप रिकलेक्ट करिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि सर नॉर्थ में हम लोग इस वक्त देखते हैं कि शुरुआत कैसे होती है 750 के आसपास, 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हुई, उसके बाद एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन चला और फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहारास का राइज होता है ना। तो हम ये पार्ट यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, गुर्जर प्रतिहारास को हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही में सर बंगाल की तरफ जो है वो पालास का राइज हुआ था, हमने ये भी डिस्कस किया था। और
ये इनके साथ साउथ में कौन था? साउथ में थे राष्ट्रकूटास। अब ये तीनों पार्टीज जो हैं, ये तीनों पावर्स जो हैं, ये लड़ाई लड़ रही थी फॉर कन्नौज। याद आ रहा है? ये कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए इन तीनों की पावर्स की जो लड़ाई है उसको ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हम लोग कह रहे थे। तो मैंने डेलिबरेटली वो पोर्शन मिस नहीं किया है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसीलिए, और ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इनके रूलर्स के नाम मैंने आपको बताए हुए हैं, कौन कौन था, किसके टाइम पे ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हुआ, किसने किसको हराया, ये सब देखते हुए हम लोग निकले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा साउथ में हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर लिया था, यानी उसी लेक्चर नंबर 1 में जो आपको मैंने दिया मेडिवल हिस्ट्री का, उसमें मैंने इंपीरियल चोलास को भी यहां पर डिस्कस किया है। कैसे ये इंपीरियल चोलास आते हैं पिक्चर में, मैंने आपको बताया था कि भाई ये लोग जो है ये उरायूर से रूल कर रहे हैं चोलास, और ये अटैक करते हैं मुतरियार्स के ऊपर, जो तंजौर से रूल कर रहे हैं। तंजौर से रूल करने वाले मुतरियार्स को डिस्प्लेस करके चोलास वहां पर स्टैब्लिश कर लेते हैं अपने आप को, और फिर धीरे धीरे वहां से पावर उनकी ग्रो होती है, और चोलास फिर ये इंपीरियल चोलास बनते हैं, जिसमें मैंने आपको इनके मेजर रूलर्स राजराज प्रथम और राजा राजावन को डिस्कस किया था। ठीक है ना, सॉरी, राजेंद्र प्रथम को डिस्कस किया था, राजा राजावन और राजेंद्र वन, ये हमने यहां बात करी थी। देन मैंने उसी चैप्टर में आपको थोड़ा पासिंग रेफरेंस जो है वो दिया था, किसका? इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स का। मैंने आपको इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स की बात करी थी, और बहुत सारे राजपूत रूलर्स के बारे में मैंने आपको बस एक वो दे दिया था जस्ट, कि भाई किस प्रकार से यहां पर भारत जो है वो नॉर्थ इंडिया में आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुर्जर पथियारा टूटा था। जब गुर्जर पथियारा डिक्लाइन हो जाते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं सर कि वहां पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट राजपूत आते हैं, जैसे कि सोलंकीज हो गए, जैसे कि चाहमानाज हो गए, जैसे कि सिसोडियाज हो गए, तोमर्स हो गए, परमार्स हो गए, कलचुरीज हो गए, गढ़वाल्स हो गए, चंदेलाज हो गए, बहुत सारे, राइट। ये हमने यहां पर डिस्कस किया था। सो ये डिस्कस करने के बाद मैंने आपको कहा था कि भाई जब ये राजपूत डिक्लाइन कर रहे हैं तो उसके बाद वहां पर आए थे वेस्टर्न चालुक्यास। वहां पर आए हैं कौन? वेस्टर्न चालुक्या। यस, याद है सर, बिल्कुल याद है। और वेस्टर्न चालुक्या जब डिक्लाइन करेंगे तो वहां पर ये 3 पावर्स हमने बताया कि आई, कौन कौन सी? एक तो थी यादवास की, यादवास, एक है यहां पर होयसलास की, होयसला, और एक है यहां पर काकाटिया की, एक है यहां पर काकाटिया की। तो ये पावर जो है वो यहां पर होती है। मैंने आपको ये फर्स्ट फेज जो है वो पूरा का पूरा, हमने पूरा का पूरा इसको लेक्चर नंबर 1 में कवर कर दिया था, और साथ ही में फिर मैं बाउंस कर गया था इसी वाले पोर्शन पे, और यहां पर हमने देखा किस प्रकार से नॉर्थ में इसके बाद यहां पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है, तो टेक्निकली मेरे को जो सब्जेक्ट्स चैप्टर्स मुझे मिले हुए हैं, तो उस चैप्टर में मुझे यहां से दिल्ली सल्तनत से शुरू करना था, लेकिन दोस्तों सिर्फ आपके लिए, सही बता रहा हूं, सिर्फ आपके लिए मैंने इस पोर्शन को कवर किया है, ये बात पता नहीं है किसी को। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जो है वो यहां से मुझे शुरू करना था एक्चुअली इस सीरीज के अंदर, बट आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन यू दिस होल पोर्शन। और दिल्ली सल्तनत वैसे भी मुझे 2 पार्ट से मिला हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत का मैंने यहां पर जो स्लेव डायनेस्टी था उसको मैंने डिस्कस किया। तो यहां पर आप देखोगे स्लेव डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद खलजीज केम इन द पिक्चर, खलजीज, फिर उसके बाद तुगलक्स केम इन द पिक्चर, यस सर, फिर उसके बाद सैयद्स केम इन द पिक्चर, यस सर, एंड देन उसके बाद लास्ट इज द लोधीज विच केम इनटू द पिक्चर, राइट। और लेक्चर नंबर 1 जो इस सीरीज का था दोस्तों, उस लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और स्लेव को भी एक्सप्लेन, स्लेव डायनेस्टी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस वाज द थिंग। लेक्चर नंबर 2 जो सीरीज का है मेडिवल हिस्ट्री का, उसमें मैंने खलजीज, तुगलक, सैयद और लोधीज को डिस्कस किया हुआ है। तो यहां तक हम लोग ने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, और काफी अच्छे से आपका बेस फाउंडेशन यहां पर बिल्ड हो गया है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको यहां साउथ में जो कहानी शुरू हो रही है, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, आपको अगेन बताना नहीं, बहुत ज्यादा गजब डिटेल में पढ़ाऊंगा, मतलब आपका अच्छा खासा पोर्शन यहां पर जो है वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो हमारी कहानी है यहां पर किसकी? विजयनगर अंपायर की। ये कहानी हमारी होगी विजयनगर अंपायर की कहानी होगी, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी जगह पे साउथ की तरफ आने वाले बहामनी किंगडम के बारे में, जो कि एक्चुअली साउथ क्या डेक्कन की तरफ अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहामनी किंगडम, इसको भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो आज का लेक्चर में विजयनगर अंपायर एंड द बहामनी किंगडम में हम इस पोर्शन को डील करेंगे, इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट जब लेक्चर शुरू करेंगे वील एंटर द 3rd फेज, और फिर वो मैं आपको तभी अपडेट करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में, ऑल्दो वैसे मैं आपको अपडेट कर चुका हूं, तो आज के लेक्चर में हमारी कहानी ये है,
है ना, हमारी कहानी इसके ऊपर डिस्कस होगी। तो कैसे विजयनगर अंपायर एग्जिस्टेंस में आया, कैसे बहमनी किंगडम एग्जिस्टेंस में आया, ये सब चीजें यहां पर हम लोग आज समझने जा रहे हैं। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस चीज को, और आइए यहां पर ना बहुत अच्छे से एकदम चिट्ठा साफ क्लियर कर दूं कि भाई कोई कंफ्यूजन आपको कभी जिंदगी में न रहे कि हाँ ये कैसे पॉसिबल हुआ था। ठीक है, जरा इस बात को गौर करिएगा अब, क्योंकि यहां से ये वापस से गौर करने वाली बातें यहां पर आ रही हैं। ठीक है, जरा मतलब इसको आपको एनालाइज करना है। हाँ, ये कहानी, ये चार्ट लाइंस जो मैं आपको बना के देता हूं ना, इसको दिल में बसा लीजिए अपने, राइट। किसी और को बसाए हो तो निकाल दीजिए उसको, लेकिन इसको बसा लीजिए, हमेशा जिंदगी में काम देगा आपको। तो वी स्टार्टेड विद इन द दिल्ली सल्तनत, वी स्टार्टेड विद द स्लेव डायनेस्टी सर। यस सर, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी, ठीक बात है। उसके बाद हमने क्या बताया सर, खलजीज आए थे। यस सर, खलजी आए थे, ठीक बात है सर। इसके बाद हम देखते हैं खलजी के बाद जो आते हैं दैट इज द तुगलक्स। यस सर, तुगलक भी यहां पर हमने पढ़ा, तुगलक डायनेस्टी हो गया। उसके बाद जो आए सर वो थे सैयद्स। यस सर, सैयद्स हो गए, ठीक है, सैयद डायनेस्टी हो गई, है ना। अच्छा, इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि कौन सी डायनेस्टी जो है वो सबसे छोटी डायनेस्टी है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, किसने सबसे कम टाइम रूल किया, तो वो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। किसने सबसे ज्यादा टाइम रूल किया वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शुरुआत जिस डायनेस्टी की यहां पर सल्तनत की हो रही है 1206 में, इनका चैप्टर खत्म होगा जाके 1526 में, ठीक है। और ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पूरा, राइट, ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। स्लेव डायनेस्टी जाएगी 1290, अब आपको पता ही चल जाएगा खैर, और ये जाएगी 1320 तक। यस, फिर ये जाएंगे आपके 1414 तक। यस, फिर ये जाएगा आपका 1450 के अप्रॉक्स तक, और ये जाएंगे आपके 1526 तक। ठीक है, तो कौन सी सबसे छोटी है, कौन सी सबसे बड़ी डायनेस्टी है, वो आपको समझ में आ रही है। अब हुआ क्या दोस्तों, समझिएगा कि जब ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब यहां खलजी डायनेस्टी की बात करेंगे तो यहां पर रूलर था, मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खलजी, राइट, याद करिए, अलाउद्दीन खलजी का यहां पर रूलर था इनका, ठीक है। यस, और मैंने आपको अलाउद्दीन खलजी के बहुत सारे एक्सपीडिशंस के बारे में डिस्कस किया था। यस सर, ऐसे तुगलक्स में आप देखोगे यहाँ पर जो रूलर्स हैं, यहाँ पर खलजीज के बहुत सारे रूलर थे, है ना। उसमें से एक रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप एमबीटी लिखते हैं, है ना, याद है? हाँ सर, याद है। तो क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत जब अब अपने चरम पे जा रही है, दिल्ली सल्तनत राइज हो रही है ना, ये हमने देखा था। हाँ सर, दिल्ली सल्तनत राइज होती है, मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड आया, और फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन होने लगी, राइट, ये हमने यहां पर डिस्कस भी किया हुआ है। हाँ सर, ये पीरियड जो है, ये जो पीरियड मैं फ्लैट कर रहा हूं, ये पीरियड एमबीटी का पीरियड हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड हो गया। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि दिल्ली सल्तनत का ये राइज हुआ और फिर दिल्ली सल्तनत का ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है, ये डिक्लाइन हुआ। लेकिन आप समझिए कि जब दिल्ली सल्तनत का राइज हो रहा है, तभी आप देखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जैसे रूलर्स, तुगलक जैसे डायनेस्टी के रूलर्स, ये साउथ की तरफ भी एक्सपेडिशन करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ में कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ये नॉर्थ में कंसोलिडेट कर चुके हैं, अब ये साउथ की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम यहां पर एक मैप को ड्रॉ करें और समझने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड ठीक है, समझने के एंगल से बनाया है, ज्यादा इसको मत दिल पे लीजिएगा कि मैप थोड़ा ऐसा वैसा हो गया। तो हुआ क्या दोस्त, मैंने बताया आपको कि यहां पर ये जो नॉर्थ इंडिया में बैठी है दिल्ली सल्तनत, है ना, अच्छे खासे एरिया पे अपना कंट्रोल स्थापित कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। ये आपका कौन होगा, ये आपका सर दिल्ली सल्तनत वाले लोग होंगे, ठीक है। हाँ, तो यानी कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विजयनगर अंपायर बहामनी किंगडम सर। ओ, तो ये कैसे आया एग्जिस्टेंस में, नीचे नीचे क्या चल रहा था। अब याद करिए सर, नीचे मैंने बताया था कि भाई वेस्टर्न चालुक्य जब डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वेस्टर्न चालुक्य के डिक्लाइन करने पे क्या हो रहा था, ये देखिए, वेस्टर्न चालुक्य के डिक्लाइन करने पे क्या हो रहा है सर, यादवास, होयसलास और काकाटियास आ रहे हैं। इसका मतलब मैं अगर इस पे ड्रॉ करूं तो समवेयर आई कैन से कि सर यहां पर ना, यहां पर हम देखेंगे तो सर ये यहां पर हम देखेंगे सर, ये आ गए थे यादवास, ये आ गए थे सर यादवास, ठीक बात है सर। हम यहां पर देखेंगे, यहां पर तो सर ये यहां पर कहीं आ गए थे सर होयसलास, सर यहां पर आ गए हैं होयसलास आ गए, ठीक बात है सर। यहां पर हम देखेंगे तो सर ये यहां कहीं आसपास हैं काकाटियास, वारंगल के लोग काकाटिया आ गए हैं, काकाटिया आ चुके हैं, ठीक है, ये बात याद रहेगी। यादवास की राजधानी क्या थी, देवगिरी थी। होयसलास की क्या है भाई, द्वार समुद्र थी। और काकाटियास की वारंगल थी। तो अब यहां से क्या कहानी बस रही शुरू हो रही है कि भाई यहां पर वेस्टर्न चालुक्य का एरिया था, वेस्टर्न चालुक्य डिक्लाइन कर गए, दिल्ली सल्तनत ने अपना जो एरिया है उसको एक्सपैंड करना शुरू किया। और मैंने बताया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है वो यादवास के ऊपर एक्सपेडिशन करता है, याद करिए, 2 बार एक्सपेडिशन किया। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने खुद किया था 1296 एडी के आसपास, और फिर 1313 में उसने मलिक कफूर को भेजा था।
और फिर उसके पूरी फैमिली को उठवा लिया था राजा रामचंद्र की और दिल्ली बुलवा लिया था, फिर उनको इज्जत भी दी थी वहां पर, और ये कहा था ट्रिब्यूट पे करते रहो, याद आ रहा है। तो ये पूरा टेरिटरी कहीं ना कहीं जो है ये दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ चुका है, ठीक है ना। खलजीज तक हमने देखा था कि सर ऐसा होता था कि ये लोग किसी चीज को जीतते थे तो अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रख के उसको अपना वेसल स्टेट बना के रखते थे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते रहो, बस ये कहानी थी, राइट। ऐसे ही क्या हुआ खलजीज के टाइम पे, यू विल फाइंड कि यस होयसलास पे भी अटैक हुआ था, काकाटियास पे भी अटैक हुआ था, ऐसा भी हुआ था। तो तुगलक्स के टाइम पे हमने खास तौर से देखा इस चीज को, ठीक है। तो आप देखो कि यादवास पे दो बार एक्सपीडिशन हुआ, होयसलास पे हुआ, काकाटास पे हुआ। तो यस एक बात तो क्लियर हो रही है कि दिल्ली सल्तनत वालों ने कहीं ना कहीं यहां पर एक्सपीडिशन तो किए, राइट। इन पे एक्सपीडिशन किए, इन पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करी। बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर ठीक है। लेकिन जब ये राजा बना मोहम्मद बिन तुगलक, इसने यहां पर बहुत सारे ब्लंडर्स किए, इसने अपने दौरान अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे ब्लंडर्स किए, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत आप देखो कि वो डिक्लाइन करने लगता है। यानी दिल्ली सल्तनत की जो पावर है जो नीचे तक पहुंच रही थी, अब वो वापस जा रही है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि सर कुछ दिल्ली सल्तनत की जो पावर है ना कुछ ऐसी हो रही है, चली गई, सिकुड़ रहा है दिल्ली सल्तनत। हाँ सर बिल्कुल सिकुड़ तो रहा है ना। ये इसके ब्लंडर्स हैं, ये इसके ब्लंडर हैं, ठीक बात है। दिल्ली सल्तनत सिकुड़ गया। तो दिल्ली सल्तनत सिकुड़ा तो हुआ क्या भाई, इस जगह कैसे क्या हुआ, यहां पर हुआ ये दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये एरिया क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का यहां पर एक नोबल था और उसका नाम था अलाउद्दीन हसन। वो रिवोल्ट कर देता है दिल्ली सल्तनत से, क्योंकि डिक्लाइनिंग पावर थी, मोहम्मद बिन तुगलक पगलैटी छा रही थी उसको। और यहां पर अलाउद्दीन हसन देखता है कि भाई ये तो एकदम बौरा गया है, तो अलाउद्दीन हसन ने बगावत कर दी और यहां पर फॉर्म किया उसने इस पर्टिकुलर जगह पे, यू विल फाइंड एक बहुत बड़ा किंगडम, दैट इज द बहमनी किंगडम, ठीक है ना। इनफैक्ट मैं उसको ऐसे बनाऊंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। बहमनीज यहां पर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक बात? ये बात यहां समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हुआ भी क्या, आगे क्या हुआ, यहां तो बहमनी किंगडम फॉर्म हो रहा है सर, ये बात तो समझ में आ रही है कि मैप में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं भी आपको मैप दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। ये बहमनी किंगडम यहां पर फॉर्म हो गया है। विजयनगर कैसे फॉर्म होता है ये और देख लीजिए। देखिए अच्छा, बहामनी से पहले एक बात और बता देता हूं कि दिल्ली सल्तनत का जो एक्सपेंशन होता है वो नीचे तक भी होता है, यहां तक भी वो लोग आते हैं। और यहां वाले लोग भी देखते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत की पावर श्रिंक हो गई है, पावर डिक्लाइन हो रही है, पावर श्रिंक हो गई है, तो यहां पर भी बैठे लोग वो भी अपने आप को आजाद कर देते हैं। तो यहां पर कौन था, यहां पर था सुल्तान्स ऑफ मदुराई, ये अपने आप को आजाद कर दिए। तो जैसे ही दिल्ली सल्तनत की पावर श्रिंक हुई है ना, इनके रूलर्स यहां पर कमजोर पड़े, वैसे ही एक नोबल जो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर था उसने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया, उसने बहमनी किंगडम बना दिया, है ना, अलाउद्दीन हसन। वैसे ही आप देखोगे नीचे डीप साउथ में यहां पर सुल्तानत ऑफ सुल्तान्स ऑफ मदुराई एग्जिस्टेंस में आ गए। तो ये भी एक तरह का इस्लामिक किंगडम है, मुस्लिम इस्लामिक किंगडम है, ठीक है। ये भी आपका इस्लामिक किंगडम निकल के आया और ये भी आपका इस्लामिक किंगडम निकल के आया, ठीक है। अब बीच की कहानी बचती है कि सब यहां पर कैसे विजयनगर अंपायर देखने को मिलेगा। और विजयनगर अंपायर आप देखोगे कि वो इन सुल्तान और मदुराई वालों को एकदम खा जाएगा, खत्म कर देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वही विजयनगर अंपायर हौसलास को भी खत्म करेगा, राइट। फिर वो धीरे धीरे जो है याद सबको खा जाएगा धीरे धीरे, राइट। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो क्या कहानी है कि ये जो आप देख रहे हो एक्चुअली यादवास भी कहीं ना कहीं चले जाएंगे इसी उसमें, और ये पूरा कहीं ना कहीं ऐसे कैप्चरिंग हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी, ठीक है ना। मतलब यादवास भी चले जाएंगे वहां से स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है। अब हुआ क्या, यहां कैसे विजयनगर अंपायर की बात शुरू होती है, जरा इस बात को गौर समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लेंगे तो बढ़िया रहेगा। देखिए क्या हुआ, काकाटिया में यहां पर रहते थे दो भाई, उनका नाम था हरिहरा और बुक्का, ठीक है, नोट करिएगा। काकाटिया किंगडम में यहां पर थे कौन, हरिहरा वन एंड बुक्का वन, ये दो भाई। एक्चुअली देखोगे भाई कई थे, ये 5 भाई आई थिंक अप्रोक्सीमेटली थे, लेकिन इनमें 2 भाई जो है हरिहरा वन और बुक्का वन, ये दोनों यहां पर क्या करते हैं, ये काकाटिया किंगडम में थे। ये काकाटिया किंगडम से आप देखोगे तो ये होयसलास में आ जाते हैं, ठीक है। और होयसलास में क्या, इनफैक्ट आप देखोगे होयसला के अंदर एक जगह होगी, एक एरिया होगा काम्पिली, और काम्पिली में आके क्या होता है, काम्पिली में आके ये लोग यहां पर मिनिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, ये लोग मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो इनिशियली काकाटिया किंगडम में हरिहरा बुक्का ये इनके अर्लियर फ्यूडेटरीज थे,
ये पहले फ्यूडेटरी थे काकाटिया के, और फिर ये वहां छोड़ के आ जाते हैं, और होयसला के अंदर ही यहां पर आप देखोगे एक छोटा सा एरिया काम्पिली है, वहां पर आके ये मिनिस्टर बन जाते हैं। जब ये मिनिस्टर बने तो उन्होंने यहां पर मुस्लिम रिबल्स को, जो दिल्ली सल्तनत से बगावत कर गए एक तरह से, तो यहां मुस्लिम रिबल्स को जो है पनाह दे रखी थी, शेल्टर दे दिया था, इनको शेल्टर दे दिया था। जब इनको शेल्टर दिया तो दिल्ली सल्तनत में बैठा मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भैया इन लोगों से कहा, क्योंकि अब ये लोग हरिहरा बुक्का जो काकाटिया में थे, ये यहां पर आ गए काम्पली में, अब यहां पर आ गए, तो हरिहरा वन इनसे बोला कि भैया, दिल्ली से किसने, एमबीटी ने कहा हरिहरा से, कहा कि ब्रो, ये जो तुमने मुस्लिम रिबल्स को शेल्टर दे रखा है ना, इनको शेल्टर से हटाओ वरना फिर मैं चढ़ाई कर दूंगा। जब ये नहीं यहां पर हुआ तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसलिए काम्पली किंगडम के ऊपर आप देखोगे रन ओवर कर दिया, ठीक है, ही रन ओवर द काम्पली किंगडम। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली पे चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई करने के बाद आप देखोगे कि इन हरिहरा को और यहां बुक्कावन को पकड़ लिया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही काम किया कि भाई नीचे आके काम्पली किंगडम जो होयसला की टेरिटरी के अंदर आप देखोगे मिलेगा, तो वहां पर हरिहरा बुक्कावन को पकड़ लिया। उनको फिर ऑब्वियसली आपने पकड़ लिया, इसका मतलब दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ डिफीटेड हो गए, मतलब डिफीट क्या होगा, इनको अपने शिकंजे में ले लिया। लेकिन फिर क्या किया इन लोग ने, इन्होंने कहा कि देखो तुम ही यहां पर अब अपॉइंटेड रहोगे, और कोई भी रिवोल्ट वगैरह होगा तुम्हें इसको यहां पर देखना है। ऐसी बातें भी आती है, ऐसी थ्योरीज भी आती है कि उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, है ना, ऐसी थ्योरी भी आती है, लेकिन ये थ्योरी को सही नहीं माना जाता है, राइट। ऐसा एनसीईआरटी भी कहता है सतीश चंद्रा सर की, कि भाई इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिर उसके बाद ऑन द इंस्टेंस ऑफ देयर एक गुरु थे विद्यारण्य गुरु के इंस्टेंस पे उनको वापस से हिंदुइज्म में ले लिया गया था। ये कहानी है, बट दिस टाइप ऑफ स्टोरी जो है वो ज्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं है, कि ऐसा कुछ हुआ कि इनको इस्लाम में कन्वर्ट किया वो होगा, ऐसा कुछ ज्यादा कहानी यहां पर नहीं आती। बट ये बात यहां पर समझ में आती है कि हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली के ऊपर रन ओवर कर दिया ऑन द इशू कि इन लोगों ने, हरिहरा बुक्का ने यहां पर मुस्लिम रेबल्स को पनाह दे रखी थी। जब ऐसा हुआ तो इसके बाद फिर इन लोगों को कहा, पकड़ने के बाद हरिहरा बुक्का को, कि तुम लोग यहीं पर रहोगे, तुम लोग यहीं अपॉइंटेड हो, और तुम लोगों को चेक करना है कि यहीं पर तुम लोग, कोई तुम्हारे एरिया में रेबेलियन नहीं होना चाहिए, कोई बगावत नहीं होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। उन्होंने कहा ठीक है साहब, फाइन। लेकिन फिर उसके बाद हरिहरा बुक्का वन जो है वो अपना यहाँ पर खेल खेलते हैं, और दे ओवरथ्रो करने का, हम नहीं जानते किसी मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह को, एकदम पगलाइट आदमी है, हम नहीं जानते हैं उसको, जो होगा होगा, और ना ही हम अपना ये धर्म जो है इनका मानेंगे, हम अपने धर्म में हैं, वापस जा रहे हैं। वही जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि विद्यारण्य जो एट द इंस्टेंस ऑफ द गुरु, उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये सब कहानी यहाँ पर होती है, और अब ये लोग जो है, हरिहरा बुक्का जो है, ये अब वहीं पर बैठे हुए हैं, काम्पली उस जगह पे हैं, एंड देन ये धीरे धीरे अब यहाँ से एक्सपैंड करेंगे। इन्होंने स्थापना कर दी किसकी, विजयनगर एम्पायर की स्थापना कर दी। 13, क्योंकि पावरफुल हो गए हैं, है ना, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते हैं दिल्ली सल्तनत की पावर को, और जब दिल्ली सल्तनत की पावर को उन्होंने अब कह दिया कि हम नहीं मानते हैं, तो दे एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ। तो 1336 में सबसे पहले आप देखोगे तो अब यहां पर 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा है, क्योंकि एमबीटी का आपको टाइम पीरियड याद होगा, इनका टाइम पीरियड भाई का हमारे कब से कब तक है, ये भैया जो है पगलेट आदमी 1325 या 1326 से लेकर आप देखोगे कि ये रूल करते हैं 1351-52 तक, राइट। तो ये जब भी तक रूल करते हैं, थोड़ा पगलेटी छाई थी इनकी। तो इसी टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ये हरिहरा बुक्का ने कहा कि भाई ये हम नहीं जानते इसको, कौन है ये, हम इनको नहीं मानते, और इन्होंने इंडिपेंडेंट यहां पर एक तुंगभद्रा रिवर के किनारे एक शहर की स्थापना भी करी, और एक किंगडम की एक बड़े एम्पायर की स्थापना भी करने की शुरुआत करी, विजयनगर एम्पायर। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि हियर यू विल फाइंड, मैं यहां पर नदी बना देता हूं, लाल रंग की नदी है, बस थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ी लाल रंग की नदी होगी, या थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं भाई, ये कलर लेते हैं। यहां पर आप देखोगे कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी कौन सी हो गई, ये नदी आपकी हो गई तुंगभद्रा रिवर हो गई, ठीक है। तो तुंगभद्रा रिवर के किनारे यहां पर जो है इन्होंने विजयनगर एम्पायर की स्थापना करी। होपफुली यहां पर ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से ये विजयनगर एम्पायर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी दिस, कहानी समझ में आ गई। और विजयनगर एम्पायर जब आप ये देख रहे हो, ये विजयनगर एम्पायर आप देख रहे हो, ठीक है। सो हियर यू फाइंड कि भाई ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो, तुंगभद्रा रिवर आपको यहां पर मिलेगी, और साथ ही में ये आपको एक शहर दिख रहा है विजयनगर। यहीं से जो है वो शुरुआत होती है इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की, ठीक है, यहीं से इस पूरे अंपायर की। अब यहां से शुरू हुई, तो आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ होयसलाज, क्योंकि देखो हालेबिड इनकी कैपिटल थी, तो ये एरिया किसका है, होयसला का एरिया है। ठीक बात है सर, होयसला एरिया, ठीक बात है सर, फाइन।
फाइन 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 फाइन। और सर ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो सर, ये वाला एरिया, ये वाला काकाटियास का हो गया, काकाटिया का एरिया हो गया। फाइन फाइन फाइन, ठीक है सर, ठीक बात है, ठीक बात है। यहां पर मदुराई दिख रहा है सर, यहां पर हम देख रहे हैं कि इधर पे सुल्तान्स ऑफ मदुराई आ गए थे सर, सुल्तान्स ऑफ मदुराई, जिनके बारे में आपको ऊपर डिस्कस कर रहा था कि ये भी दिल्ली सल्तनत से अलग होकर अपने आप को आजाद कर देते हैं। मैं क्यों आपको ये पावर बता रहा हूं, मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, इसीलिए क्योंकि भाई यही तीन अब यहां से चीजें होंगी। भाई विजयनगर एम्पायर तो एक छोटी जगह शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन ये लोग अब आपस में यहां पर लड़ाई लड़ेंगे। ये तीनों कैसे आप पावर्स आपको दिख रही हैं, दीज पावर विल फाइट अमंग देमसेल्व्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, इस मैप में उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच हो रही हैं, एंड दे विल फाइट अमंग देमसेल्व्स। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, ठीक है, फाइट अमंग देमसेल्व्स। एक तो ये काकाटियाज भी और होयसलास भी ये लड़ रहे हैं, वैसे भी लड़ रहे थे, और यहां पर आपको एक सुल्तान ऑफ मदुराई भी देखने को मिल रहे हैं। तो विजयनगर एम्पायर जब यहां से शुरू हो रहा है एक छोटी सी जगह से, अब हुआ क्या कि ये तो कहानी विजयनगर एम्पायर की होगी। ऊपर आप देख रहे हो ये पूरा एरिया बहामनी किंगडम का निकल के आएगा। ठीक है, येलो से जितना आप देख रहे हो दैट इज द बहामनी किंगडम। ये वही किंगडम है जो अलग होके निकला है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत की पावर के डिक्लाइन के बाद कब बना ये, 1347 में। अब देखो आप एमबीटी जो मोहम्मद बिन तुगलक था, अभी वो यहां पर डेथ नहीं हुई है उसकी, लेकिन उससे पहले जो कि ऐसे अंडरस्टैंड डिसीजन ले रहा था कि उसका कोई तवज्जो नहीं रह गया था ना, उसकी पर्सनैलिटी एकदम एकदम बेकार हो गई थी, लोग सुन ही नहीं रहे थे उसकी। तो आप देखोगे ऐसे टाइम पे बहामनी किंगडम उसकी डेथ से पहले ही बन चुका है, और विजयनगर एम्पायर भी उसकी डेथ से पहले ही बन चुका है। अब ये बहामनी किंगडम मतलब इसके ऊपर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत है, ये बहामनी किंगडम है। और मैंने बता दिया कि इसकी शुरुआत किसने करी, अलाउद्दीन हसन ने करी थी, अलाउद्दीन हसन ने करी थी। ठीक है ना, ये बेसिक बात समझ में आ गई। लेकिन होगा क्या, मैं आपको पूरी कहानी का समराइज अभी कर देता हूं। होगा क्या कि ये दोनों, जब ये पूरा विजयनगर एम्पायर ग्रीन से है, एक टाइम आएगा जब विजयनगर एम्पायर इन सब को डिफीट करते हुए एक बड़े से एरिया में अपना साम्राज्य बना लेगा, एक बड़े से एरिया में वो अपना साम्राज्य यहां पर बना लेगा। ठीक बात है सर, ठीक बात है। ऊपर बहामनी किंगडम है, तो एक तो ये लोग आपस में फाइट करेंगे, एक तो ये लोग आपस में फाइट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात होगा क्या कि अल्टीमेटली विजयनगर एम्पायर जो है, अल्टीमेटली विजयनगर एम्पायर विल बी क्रश्ड। फाइनली आप देखोगे कि 1565 में एक बैटल होगी, बैटल ऑफ इसको बोलते हैं बन्नीहाटी। बैटल ऑफ बन्नीहट्टी में विजयनगर एम्पायर यहां पर टोटली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस बैटल में विजयनगर एम्पायर टोटली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये भी जो बहामनी किंगडम है ये भी टूट जाएगा, ये भी 5 प्रिंसिपैलिटीज में, छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में अलग हो जाएगा। जैसे यू विल फाइंड कि एक निकल के आएगा अहमदनगर, एक निकल के आएगा बीजापुर, एक आएगा गोलकोंडा, एक आएगा बीदार, ऐसे आप यहां कहीं देखोगे एक आएगा बेरार। तो बहामनी किंगडम में क्या होगा, वो 5 प्रिंसिपैलिटीज में टूट जाएगा। विजयनगर एम्पायर भी एक टाइम आएगा जब वो 1565 में खत्म हो जाएगा। अब 1565 में खत्म हो गया, और ऊपर आप देखोगे कि ये बहामनी किंगडम में टूट जाएगा। तो ऐसे टाइम पे अब पोर्चुगीज भारत में आ चुके हैं। याद करिए, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होगे कि 1498 में वास्को डिगामा पहुंच चुका था भारत, राइट। वास्को डिगामा पोर्चुगीज वो भारत पहुंच चुका था। ऐसे टाइम में पोर्चुगीज ने देखा कि इंडिया के यहाँ पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, और यही फायदा फिर उसने उठाया। आप देख रहे हो कि किस प्रकार से वास्को डिगामा आया, उसको समझ में आ गया इंडिया में क्या डिसयूनिटी है। 1565 की बैटल ऑफ बन्नीहाटी भी हो चुकी है, एंड देन आल्सो यू विल फाइंड 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी अराइव हो रही है, उसको चार्टर मिल गया। आप समझ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे एंट्री होगी और क्यों हो रही है, उसके बीज यही बो दिए गए थे, उसका माहौल यही बनने लग गया था। समझ में आ रहा है यहां तक। तो आप देखोगे ये मैप पे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए कि भाई विजयनगर एम्पायर यू विल फाइंड इन दिस एरिया। ये देखिए आप, विजयनगर एम्पायर आपको ये एक बड़े से एरिया पे यहां पर गवर्न करते हुए मिल रहा है। ठीक है, ये बड़े से एरिया पे, और ये जो ये दिख रहा है ये वाला एरिया, ये पोर्चुगीज यहां पर आके बैठ गए, कैलिकट। ठीक है ना, एक तो ये देखिएगा, और ऊपर आप देख रहे हो यहां पर ये जो बड़ा सा बहामनी किंगडम एक टाइम पे था, राइट। ये बड़ा सा बहामनी किंगडम एक टाइम पे, आप देखिए यहां पर वो टूट चुका है। बीजापुर, ये एक एरिया आपको दिख रहा है बीजापुर वाला, ये आप देख रहे हो, ये दिस इज बीजापुर, दिस इज अहमदनगर, दिस इज गोलकोंडा, दिस इज बीदार, एंड दिस इज योर बेरार वाला एरिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही है। कहानी यहां से शुरू करते हैं दोस्तों। पहले विजयनगर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे उन्होंने ये एरिया जो यहां से शुरू किया। अब कहानी यही है
यही चीज हम लोग इंपीरियल चोलास में देखते आए कि पहले वो छोटे से एरिया में रूल कर रहे हैं उरायूर, फिर वो मुतरियार्स को डिस्प्लेस करते हैं, तंजौर में बैठते हैं, और फिर उनके अलग अलग राजाओं ने एक्सपेंड किया। यही कहानी यहाँ पर है ना। पहले यहाँ पर ये हरिहरा और बुक्का जो है वो विजयनगर अंपायर सिटी को बनाते हैं, और अब यहाँ से कैसे वो सब जगह एक्सपैंड करेंगे, अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ेंगे, है ना, और एक्सपेंशन की यहाँ पर कोशिशें होंगी, और इतना बड़ा विजयनगर अंपायर स्थापित हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब कहानी में खाली पात्र और जो भी यहाँ पर कैरेक्टर्स आएंगे उनके बारे में आपको जानना है, दैट्स इट। पूरी कहानी का क्रक्स वगैरह मैंने आपको यहाँ पर सामने रख दिया। दिस अंपायर विल फाइनली वैनिश 1565, बता दिया मैंने आपको, बैटल ऑफ बनीहाटी। इसको बैटल ऑफ तलीकोट भी कहते हैं और इसको बैटल ऑफ रक्षा तंगड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ, इसको मैंने बोला बनीहाटी, बैटल ऑफ तलीकोट एंड बैटल ऑफ रक्षा तंगड़ी, ये भी यहां पर बोला जाए। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, लेकिन इनकी कहानी अभी खत्म नहीं होगी। इनकी कहानी होगी मुगलों के टाइम जाके खत्म, अभी इनकी खत्म नहीं होगी। ये हो तो जाएंगे आजाद, लेकिन इनकी ज्वाइंट कॉन्फेडरेसीज होंगी जो मिलकर विजयनगर एम्पायर को डिफीट कर देंगे, राइट। और इसमें ये बेरार और बिदार एकदम छोटे छोटे लुलपुल टाइप के, एकदम कोई ज्यादा वो नहीं था। जो ताकतवर थे वो अहमदनगर था, जो ताकतवर है वो है बीजापुर, जो ताकतवर है वो है यहाँ पर गोलकोंडा। और आप देखोगे कि अहमदनगर को 1636 में कैप्चर किया जाएगा शाहजहां के द्वारा, मुगल बादशाह। आप देखोगे बीजापुर को 1686 में कैप्चर किया जाएगा औरंगजेब के द्वारा, और गोलकोंडा को 1687 में कैप्चर किया जाएगा औरंगजेब के द्वारा। तो ये मुगलों के टाइम तक, और वो भी औरंगजेब कब, औरंगजेब की डेथ होनी है 1707 में भाई, और आप देखो जस्ट 20 साल पहले उसने इन सबको कैप्चर कर पाया। यानी कि मुगल का यहां पर कंट्रोल भी नहीं हो पाया था, बहुत बाद में हुआ, औरंगजेब ने 1686-1687 में कंट्रोल किया, इनको जाके अपने अंदर कैप्चर किया। लेकिन जब तक ये बात रियलाइज करता, औरंगजेब ने बात रियलाइज करी 1703 1704 में कि यार मैंने अपने जीवन के सारे समय बेकार कर दिया, बढ़िया जवानी थी, अपना नेटफ्लिक्स एंड चिल करते, पता नहीं कहां चक्कर में लग गए, इनके पीछे चले गए और मैंने पूरा जीवन ही बेकार कर दिया। जब तक उसको रियलाइज होता बहुत देर हो गई थी। एंड देन 1707 औरंगजेब विल डाई। तो ये कहानी मैं आपके साथ पूरी डिस्कस करूंगा कैसे ये पूरी कहानी घटती है। इसीलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। देखो, हो सकता है मैं आगे कुछ आपको लिखा हुआ पोर्शन पढ़ा दूं, क्योंकि मेरे लिए जरूरी क्या था, इतना भूमिका बांधना जरूरी थी, क्योंकि ये भूमिका अगर समझ में आ गई तो कहानी क्लियर है। अब कहानी में क्या पढ़ना है, समझ में आ गया ना, कैसे विजयनगर एम्पायर आया और कैसे बहामनी किंगडम। अगर इतना समझ में आ गया तो मेरा काम हो गया। एज अ टीचर माय रोल इज ओवर, बिकॉज नाउ अब ये कैसे एक्सपेंशन हुआ वही तो जानना है। 5 रूरल पढ़ेंगे, हरिहरा 1, हरिहरा बुक्का 1, हरिहरा 2, देवराया 1, देवराया 2, संगम डायनेस्टी के। वी विल स्टडी कृष्णदेवराया, राइट। इतना ही देखना है हमको। और फिर हम जब बात करेंगे यहाँ पर बहामनी किंगडम की, वी विल स्टार्ट विद अलाउद्दीन हसन, मोहम्मद शाह 1, मोहम्मद शाह 2, फिरोज शाह बहामनी, मोहम्मद शाह 3, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट महमूद बेगहरा, महमूद गवान। हम इनकी बात भी करेंगे। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। इन्हीं के रूलर्स की कहानी है ये, ठीक है। ये सारी बातें हमको यहां पर करनी है। बट एक बात आपको बता दी मैंने कि ये बहामनी किंगडम जो दिल्ली सल्तनत से टूट के बना था, अलग हो गया। अब ये बाद में और टूट गया, लेकिन इन प्रिंसिपैलिटीज को भी कॉन्कर करने में मुगलों के एकदम समझ लो मतलब पसीने निकल गए थे। 1636 में अहमदनगर कैप्चर हुआ, वो भी शाहजहां। एक्चुअली आप देखोगे शाहजहां के टाइम पीरियड में हुआ था, लेकिन शाहजहां का लड़का होगा औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो जाके इसे कैप्चर करेगा, और बाप ने कहा बेटे से तुम करो। तो टेक्निकली देखा जाए तो औरंगजेब ने इन तीनों को किया, लेकिन ये टाइम पीरियड किसका था, कौन सा सुल्तान, कौन सा बादशाह था, शाहजहां। इसलिए भाई सुल्तान का नाम यहाँ पर, बादशाह का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहां से कहानी को मैं आगे बढ़ाता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें मेरी जो है समझ में आ गई होंगी। और यहां से हम लोग कहानी को अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात, प्लीज गिव द हेडिंग हरिहरा वन। यहां से कहानी शुरू होती है, यहां से कहानी स्टार्ट होती है हरिहरा वन की। ना हरिहरा वन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हरिहरा वन वाज बेसिकली दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ काकाटियास, ठीक है ना। तो प्लीज इसको लिख लीजिएगा कि इनिशियली ये लोग फ्यूडेटरीज थे ऑफ काकाटिया। और फिर हम देखते हैं हरिहरा, और फिर हम देखते हैं कि ये बाइक शिफ्ट हो जाते हैं कहां पर, ये पहुंच जाते हैं काम्पली किंगडम।
काम्पिली किंगडम पहुंच जाते हैं और काम्पिली किंगडम में ये मिनिस्टर का रोल प्ले करते हैं, ठीक। और मैंने आपको ये बात ही बता दिया कि इन लोगों ने फिर वहां पर मुस्लिम रेबल्स को जगह दे दी थी, पनाह दे दिया था, ठीक है। इस बात पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है रैन ओवर काम्पिली, वो काम्पिली पर चढ़ाई कर देता है, ठीक है। और फिर ये कहानी, ये पूरी ध्यान रखिएगा, ये कहानी कि भाई फिर वो इनको इस्लाम में कन्वर्ट करता है वगैरह वगैरह, कहानी जो है वो आपको यहां पर पता होनी चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। राइट, क्लियर। सो व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस? जब ये रैन ओवर किया मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिली किंगडम के ऊपर, व्हाट वाज द आउटकम? फर्स्ट आउटकम हरिहरा, अब देखना मैं लिख रहा हूं हरिहरा 1 एंड बुक्का 1 इन दोनों को पकड़ लिया गया, दे वर इम्प्रिजन्ड, ठीक है ना। पहला चीज क्या हुआ, ये लोग इम्प्रिजन हो गए, दे वर इम्प्रिजन्ड, ठीक है। दूसरी बात जो कही जाती है, जो एक लेजेंड है, अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लेजेंड, कन्वर्टेड टू इस्लाम and then reconverted to Hinduism on the instance of Guru विद्यारण्य। एनसीईआरटी में नाम आपके उसमें आता है गुरु विद्यारण्य, ठीक है। ये सेकंड कौन था? थर्ड, इनको अपॉइंट किया गया था वहीं पर, अपॉइंटेड टू चेक रेबिलियन, बट द टू ब्रदर्स थ्रू ओवर द अथॉरिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, threw over the authority of MBT and established विजयनगर अंपायर। ये बात यहां समझ में आ गई, ठीक है। तो ये बात इन दोनों के लिए लिख लीजिए, हरिहरा और बुक्का, इन दोनों के लिए बात है कि इनिशियली ये फ्यूडेटरीज थे काकाटिया में, बाद में ये लेटर आप देखोगे, लेटर ये काम्पिली किंगडम में मिनिस्टर बन जाते हैं। मिनिस्टर बनने के बाद ये देखते हैं, पनाह देते हैं मुस्लिम रेबल्स को, इस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक रन ओवर करता है काम्पिली के ऊपर, एंड देन उसके आउटकम्स यहां पर ये होते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको सारे यहां पर क्लियर हो रहे हैं। अच्छा, अब एक बात और, विजयनगर अंपायर का एस्टैब्लिशमेंट ये कर रहे हैं, विजयनगर अंपायर का एस्टैब्लिशमेंट ये कर रहे हैं, ठीक बात है सर, लेकिन 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 ठीक है। तो यहां पर अब आप देखोगे कि विजयनगर अंपायर जो बना, इस अंपायर में 4 डायनेस्टीज रूल करेंगी। लेट्स राइट दोस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 डायनेस्टीज यहां पर रूल करेंगी, आइए देखेंगे। पहला होगा संगमा डायनेस्टी, संगमा डायनेस्टी। दूसरा है तुलुवा, दूसरा है इनफैक्ट सुलुवा डायनेस्टी, सुलुवा डायनेस्टी, देन तुलुवा डायनेस्टी, एंड देन अराविडू डायनेस्टी, अराविडू डायनेस्टी, ठीक है भाई, क्लियर है ये। अब यहां पर समझिएगा, मैंने आपको बोला कि भाई हरिहरा और बुक्का 1 ने विजयनगर अंपायर की स्थापना करी, बिकॉज एक्चुअली आप देखोगे विजयनगर अंपायर की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, विजयनगर अंपायर की शुरुआत भी वहीं से हुई थी, और संगमा डायनेस्टी भी वहीं से पहली बार शुरू हुई।
तो इस संगमा डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे, आइए जरा देखते हैं। पहला रूलर है हरिहरा वन, हरिहरा वन। सेकेंड रूलर इसके बाद जो आएगा बुक्का वन। थर्ड रूलर, मतलब ऐसा नहीं कि हम इन्हीं रूलर्स, हम मेन रूलर्स के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यू विल सी हरिहरा टू। फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट देवराया वन, एंड देन उसके बाद वी विल टॉक अबाउट देवराया टू, देवराया टू, ठीक है। हरिहरा वन इज रूलिंग फ्रॉम, कब शुरुआत हुई, 1336 से लेकर ये रूल करता है 1356 तक, 1356 तक। बुक्का इज रूलिंग फ्रॉम 1356 से लेकर 1377 तक। हरिहरा इज रूलिंग फ्रॉम 1377 से लेकर 1404 तक। ही इज रूलिंग फ्रॉम 1404 से लेकर 1422 तक। ही इज रूलिंग फ्रॉम 1424 से लेकर 1446 तक। प्लीज इन सबको नोट किया जाए, ठीक है भाई। ये हम रूलर्स को पढ़ेंगे संगमा डायनेस्टी में। सुलुवा डायनेस्टी कुछ खास नहीं थी, बस आई और चली गई। एक्चुअली आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि ये डायनेस्टी 1336 से लेकर 1446 तक, यानी कि आप देखोगे कि लगभग 110 साल तक रूल कर रही है। 110 ईयर्स ये डायनेस्टी रूल करती है, 110 ईयर्स ये डायनेस्टी रूल कर रही है। सिर्फ विजयनगर एम्पायर में एक डायनेस्टी आप देखोगे तो ये 110 सालों तक रूल कर रही है। लेकिन विजयनगर एम्पायर मैंने कब बोला, कब खत्म हो रहा है, 1565 में डिक्लाइन हो जाएगा, 1565 में। यानी कि जब ये डायनेस्टी खत्म हो रही है 1446 में, उसके बाद ये डायनेस्टी स्टार्ट होगी, फिर ये होगी और मैंने क्या कहा 1565 में बैटल ऑफ बन्नी हाटी में विजयनगर एम्पायर टोटली खत्म हो जाएगा। यानी 1565 इसके बाद कितने साल हुए, लगभग 120 साल। तो आप देखोगे कि ये रूल कर रहे हैं फॉर 120 ईयर्स, 120 ईयर्स ये रूल कर रहे हैं फॉर 120 ईयर्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या आपको पॉइंट बताना चाह रहा था वो समझ में आया? ये लोग रूल कर रहे हैं 120 सालों तक, क्या किए हैं? ये अकेले 110 साल रूल किए और ये 120। तो ऑटोमेटिकली आप समझ पा रहे होगा कि ये डायनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। तुलुवा डायनेस्टी में एक रूलर था जिसका नाम का जिक्र काफी इंपॉर्टेंट है करना, और वो है इनके एक इंपॉर्टेंट रूलर है, एंड ही इज कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया। इनको हम लोग, देखो राया इज बेसिकली ना जो राजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राजा के लिए। सो ये आपका केडीआर कहे जाएंगे, केडीआर, ठीक है, फेमसली कॉल्ड एज केडीआर, ठीक है। अराविडू आई, अराविडू चली गई। दिस वाज द विजयनगर एम्पायर, जिसकी बात हमें पूरी तरह से यहां पर करनी। आई होप इतनी बात आपको मेरी यहां तक समझ में आ गई होगी। हम लोगों ने हरिहरा वन में शुरुआत कर दी है कि कैसे यहाँ पर ये लोग जो है वो इनिशियली यहाँ पर काकाटिया के फ्यूडिटरी थे और फिर बाद में कैसे यहाँ पर ये मिनिस्टर्स बनते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए, अब विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन लेट डाउन कर दिया हरिहरा वन ने, लेकिन समझना यह है कि विजयनगर एम्पायर का एक्चुअली चैलेंजेस हैं क्या, कैसे आगे बढ़ेगा। अगर हम इसके चैलेंज जानेंगे कि हाँ यार विजयनगर एम्पायर के ये चैलेंजेस थे, है ना, आगे ग्रो कैसे करेंगे, तब जब ग्रो कर पाएंगे जब हम जानेंगे इनके चैलेंजेस क्या थे। तो आप समझिए कि विजयनगर एम्पायर, इसको मैं शॉर्ट में वी करके लिख रहा हूं, इनके चैलेंजेस क्या है, ऐसे लिखिए, इसके चैलेंजेस क्या क्या है। तो अगर विजयनगर एम्पायर को इतना बड़ा साम्राज्य जितना दिख रहा है येलो कलर से मैप के अंदर, ठीक है, अगर उनको इतना बड़ा यहाँ पर ग्रो करना है अपना साम्राज्य को, तो विजयनगरम के यहाँ पर 3 बड़े कॉम्पिटिटर्स थे, 3 बड़े उनके चैलेंजेस थे। कौन कौन से साहब? एक तो उनका बड़ा चैलेंज था यहाँ पर कौन? होयसलास। एक बड़ा चैलेंज कौन है यहाँ पर? होयसलास है। पहले लिख लीजिए आप, सुल्तान्स ऑफ मदुरई। सुल्तान्स ऑफ मदुरई एक बड़ा चैलेंज था, एक बड़ा चैलेंज है विजयनगर एम्पायर के लिए, क्योंकि विजयनगर के साउथ में है। याद करिए यहां पर विजयनगर के साउथ में है ये लोग। हाँ सर, ये देखिए विजयनगर एम्पायर जब यहां फॉर्म हो जाएगा तो उसके साउथ में सुल्तान्स ऑफ मदुरई हैं। ये देखिए इस वाले डायग्राम को, राइट। विजयनगर यहां फॉर्म हो जाएगा तो उसके साउथ में सुल्तान्स ऑफ मदुरई, ठीक बात है। एक चैलेंज सर कौन होगा? काकाटियास भी होंगे सर। एक चैलेंज कौन होगा? होयसलास भी होंगे। ये देखिए यहाँ पर
है ना। मैंने कहा ना यादवास तो खत्म हो जाएगा, चला गया बहामनी के साथ, फाइन, क्योंकि वो सब चीजें हो गई। लेकिन हौसलाज है एक चैलेंज जो कि विजयनगर के लिए है, काकाटियाज भी एक चैलेंज है, और सुल्तान ऑफ मदुराई भी एक चैलेंज है। तो ये 3 चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त विजयनगर अंपायर के सामने हैं। मतलब विजयनगर अंपायर को अगर विजयनगर अंपायर बनना है तो ये 2 चैलेंज इनके सामने रहेगा। सुल्तान ऑफ मदुराई हो गए, देन उसके बाद हौयसाला हो गए, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे काकाटिया। ये एक तरह से अड़चन है विजयनगर अंपायर के ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। अब ये यहां हुआ क्या, जरा उस बात को समझ लेते हैं। हुआ ये कुछ दोस्तों ऐसा, इस कहानी को प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इस कहानी को अच्छे समझ लीजिएगा। हुआ कुछ इस प्रकार से कि विजयनगर अंपायर की कहानी, अभी चैलेंजेस है, ठीक बात है। मतलब विजयनगर अंपायर को अगर एक्सपैंड करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए यहां पर, इफ विजयनगर अंपायर wants to expand, then they will have to overcome these powers मतलब ये वाली पावर्स, इनको ओवरकम करना पड़ेगा। अब विजयनगर के लिए यहां पर खेल कैसे हुआ, खेल ऐसा हो गया दोस्त, समझ लीजिएगा सिंपली कि भाई सुल्तान ऑफ मदुरई ने क्या किया कि पहले तो हौयसलास पे अटैक किया। सुल्तान ऑफ मदुरई ने क्या किया, हौयसलास पे अटैक कर दिया, राइट। हौयसलास पे अटैक किया तो ये नीचे वाले सुल्तान ऑफ मदुरई हैं, हौयसलास पे अटैक किया, हौयसला को डिफीट कर दिया। जब हौयसला डिफीटेड हो गया तो मैंने क्या बताया कि उसी हौयसला के अंदर एक काम्पली किंगडम था, तो काम्पली किंगडम को मौका मिल गया कि मैं एक्सपैंड कर सकता हूं, ठीक है, मैं एक्सपैंड कर सकता हूं। अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि सर अगर मदुराई के सुल्तान जो हैं वो हौयसलास को अगर डिफीट कर रहे हैं तो उसे कैप्चर क्यों नहीं कर रहे हैं। देयर माइट बी मेनी रीजंस। एक रीजन तो ये हो सकता है कि भाई ये समझ रहे थे कि हम मुस्लिम डायनेस्टी हैं और यहाँ के लोग जो है हौसला के वो हिंदूज हैं, तो एक तो वहाँ की प्रजा ही हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। दूसरी बात ये कि मदुराई वाला जो सुल्तान का एरिया था बड़ा छोटा एरिया था, ठीक है, और हौसलास का एरिया बड़ा एरिया है। तो अगर कोई इतने लोगों को इसको एडमिनिस्टर करना भी है, अगर मान लीजिए हरा भी दिया है और इसे एडमिनिस्टर करना है, सो यू नीड अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू, यू नीड अ लॉट ऑफ मैन पावर सिस्टम, तभी आप इनको गवर्न कर पाओगे, है ना। और तीसरी बात यह कि मदुराई वालों ने फोकस ही नहीं रखा होगा, उन्होंने कहा ठीक है बहुत ये नाक में उंगली कर रहे थे तो इनको हमने हरा दिया है, बस है, इनको डिफीट कर दिया, अब खत्म, हमें मतलब नहीं है, वी विल फोकस ऑन मदुराई ओनली। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हाँ सुल्तान ऑफ मदुराई ने अटैक किया हौसलास के ऊपर और हौसला को खत्म कर दिया। जब हौसला खत्म हुए तो यहां पर ऑप्शन मिल गया, यहां पर ऑप्शन आ गया किसके पास, ऑप्शन केम टू हरिहरा कि हाँ यार हौसलास तो डिफीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि यहां पर 1346 में ये पूरी तरह से, पहले तो क्या हुआ 1336 में एक छोटा सा जगह विजयनगर अंपायर जो है वो स्टैब्लिश होता है, राइट। और 13 ऐसे लिखिएगा बाय 1346 हौसला पास्ड इन द हैंड्स ऑफ विजयनगर अंपायर। विजयनगर का पहला एक्सपेंशन हो गया। ये बात समझ में आ रही है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो विजयनगर अंपायर कब बन रहा है? 1336 में स्टैब्लिश हो रहा है। वो एक बिंदी छोटी सी जगह शहर बन गया, लेकिन एक्सपैंड करना है ना, तो एक्सपैंड कैसे होगा? तो एक्सपेंशन जब शुरू हुआ तो यू विल फाइंड कि बाय ये अटैक हुआ था, सुल्तान ऑफ मदुरई ने हौसलास पर अटैक किया, अटैक करने के बाद धीरे धीरे हौसलास की पावर अब डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि समझ रहे हो डिफीट हो चुका है। तो बाय 1346 अब यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो गया है, हौसलास की पावर जा चुकी है। अब जब हौसलास की पावर ही चली गई है दोस्तों, तो अब यहां पर हरिहरा ने जो कि रूल करेगा 1336 से लेकर 1356 तक, वो यहां पर कोशिश करता है कैसे अब अपने अंपायर को एक्सपैंड किया जाए। और हरिहरा जो है वो 1336 से लेकर 1356 तक एक्सपैंड करेगा और हौसलास को पूरी तरह जकड़ लेगा। यानी कि जो अभी डेवलपमेंट हुआ वो ये कुछ ऐसा हुआ है, समझने के लिए बता रहा हूं कि डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार का हुआ है दोस्तों। देखिएगा ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ, ये आपका बहामनी किंगडम, ठीक बात है, ऐसा कुछ डेवलपमेंट है
यहां पर वारंगल, ठीक बात है, सुल्तान ऑफ मदुरई, ठीक बात है, और ये होयसलास, समझने के लिए। और होयसला के अंदर ही क्या था, यहां पर शुरू हुआ, यहां पर स्टैब्लिश हुआ विजयनगर। एक छोटे से शहर थे, विजयनगर का स्थापना हुआ। और विजयनगर में जो पहली डायनेस्टी आ गई थी वो संगम डायनेस्टी थी, वो संगम डायनेस्टी थी। ठीक है, ये डायनेस्टी संगम अलग है, जो एंशिएंट हिस्ट्री में थी वो अलग डायनेस्टी है। क्लियर। अब मैंने क्या बताया कि सुल्तान ऑफ मदुरई ने क्या किया, अटैक किया होयसला के ऊपर। ठीक है, होयसलास पर अटैक करके, यहाँ पर ग्रीन पे तो है तो होयसलास ही, भाई ग्रीन वाले हैं तो होयसलास, ग्रीन वाले कौन है, होयसला है, होयसला है। तो होयसला यहाँ डिफीट हो गए, होयसला यहाँ पर क्या होगा, डिफीट हो गए। जब डिफीट हो गए तो अब विजयनगर के पास अपॉर्चुनिटी आई, और विजयनगर ने अब धीरे धीरे आप देखोगे कि उसने by slowly and gradually you will find by the year 1346 विजयनगर ने अपना कैप्चरिंग जो है वो यहाँ इतने बड़े एरिया में कर लिए थे। ये बात क्लियर हो गई। विजयनगर एम्पायर फैलना शुरू कर रहा है। हरिहरा का टाइम पीरियड आपको पता है कि हरिहरा के टाइम पीरियड में हमने देखा कि सर विजयनगर एम्पायर संगम डायनेस्टी का हरिहरा 1 है। इस वक्त पीरियड पे हरिहरा 1 का टाइम पीरियड इज वेरी क्लियर, 1336 से 1356। तो यू कैन सी कि इस 20 सालों में विजयनगर एम्पायर ने यहाँ पर एक्सपेंशन कर लिया। और होयसलास जो है बाय 1346 passed in the hands of विजयनगर एम्पायर। आई होप ये बात समझ में आ गई कैसे विजयनगर एम्पायर इतना एक्सपैंड किया। आई एम डेलिबरेटली टेकिंग टाइम हियर टू एक्सप्लेन यू बिकॉज ये ना समझ में आना जरूरी है। फील हुआ यहाँ पर ये बात, ठीक है ना। फायदा कैसे मिल गया विजयनगर को, क्योंकि सल्तनत ने यहाँ अटैक कर दिया था, सल्तनत ने अटैक कर दिया। और सल्तनत ने अटैक कर, ये नीचे जो आपके ये वाले सुल्तान हैं, सुल्तान ऑफ मदुरई, वो अटैक कर दिए लेकिन उन्हें कैप्चर नहीं किया। हेंस यहाँ पर एक तरह से हरिहरा को अपॉर्चुनिटी मिल गई। पहला पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। लेकिन अब ये तो कहानी थी हरिहरा 1 की, बट लेट मी टेल यू हियर ओनली कि क्या होगा स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड कि 1377 आते आते यानी कि जब बुक्का आएगा, हरिहरा के बाद कौन आएगा, हरिहरा का गद्दी बैठेगा बुक्का। जब बुक्का गद्दी पे आएगा, इसका टेन्योर कब से कब तक है, 1356 से लेकर 1377 तक है। इसके टेन्योर में आप देखोगे कि ये भी अब कैसे निकला ये नहीं पता करना है, लेकिन हाँ ये भी आप देखोगे वाइप आउट हो गए, यानी कि सुल्तान ऑफ मदुरई भी वाइप आउट हो जाएंगे। ओ यानी कि क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके सुल्तान ऑफ मदुरई थे, सुल्तान ऑफ मदुरई, ये भी वाइप्ड आउट हो गए बाय विजयनगर एम्पायर अराउंड या फिर इन 1377 एडी। विजयनगर एम्पायर को यह भी यहां पर मौका मिला। तो विजयनगर एम्पायर अपने आप को एस्टैब्लिश करता हुआ चल रहा था, अच्छा, और विजयनगर ने खासा अपना यहां पर चीजें सेटअप कर रखी है। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गया। सो दिस इज हैपनिंग इन द टाइम ऑफ बुक्का 1। हरिहरा 1 का क्लियर हो गया आप लोगों को, हरिहरा 1 का आपको यहां पर बात समझ में आ गई कि क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, जब मैं आपको हरिहरा 1 इज नाउ ओवर, नाउ वी कमिंग टू दिस इज ओवर, हरिहरा 1 का जो टाइम पीरियड है वो हो गया। अब बुक्का 1 की बात कर रहे हैं। आइए जरा देखते हैं कि ये कहानी भी कैसे रची गई थी, ये कहानी कैसे रची गई थी। देखो एक चीज तो पहले समझ लो कि विजयनगर एम्पायर का सिनेरियो क्या था, कैसे मैंने आपको देखो। एक तो ये विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में टेंशन क्यों, क्योंकि भाई बुक्का जब आया है, बुक्का जब गद्दी पे आया तो क्या साल है, बुक्का जब गद्दी पे आया 1356 है। ठीक है, यानी कि बहमनी किंगडम फॉर्म हो चुका है। क्योंकि सर बहमनी किंगडम की फॉर्मेशन तो आपने बताई हुई है कि ये सर फॉर्म हुआ है कब, सर ये फॉर्म हुआ है इन द ईयर 1347 एडी, 1347 1346, तो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्म हो गया है। जस्ट अ मिनट, यस, तो अलाउद्दीन हसन ने इसको फॉर्म कर दिया है। ठीक है, 1346 1347 व्हाटएवर इट इज। और विजयनगर एम्पायर के साउथ में भी तो चैलेंज था, और वो चैलेंज कौन सा है, सल्तनत ऑफ मदुरई। अरे
ऊपर भी दिल्ली सल्तनत का एक यहाँ पर टूटा हुआ अंग है और नीचे भी दिल्ली सल्तनत का टूटा हुआ अंग है, यानी कि ये दोनों ही लोग अगर आप देखोगे ये भी ब्रोक अवे हुए थे, ब्रोक अवे या हैड ब्रोकन अवे, हैड ब्रोकन अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। और ये भी हम देखेंगे सुल्तानत ऑफ मदुरई, ये भी यहां पर हैड ब्रोकन अवे फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। बात समझ में आ रही है? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना? ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा ना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अब विजयनगर का दोनों तरफ से यहां पर, विजयनगर का दोनों तरफ से यहां पर हमला है। एक ऊपर इनका चैलेंज आ चुका है बहामनी किंगडम, नीचे भी सल्तनत ऑफ मदुरई है। तो मैंने ये तो बता दिया आपको कि कैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली विजयनगर अंपायर ने वो फैसला खा गए और फिर इनको भी आप देखोगे तो 1377 में वाइप आउट कर दिए जाएंगे, ठीक है? इसका मतलब विजयनगर का अब कोई भी सदन चैलेंज नहीं बचा था, वो खत्म हो चुका था। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक है? ये मैप में आपको बताया कैसे ये पूरा चैलेंज यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब बुक्का वन की जब गद्दी पे बैठा, बुक्का वन इज सिटिंग ऑन द थ्रोन, प्लीज सी ना, बुक्का वन, नाउ ही इज सिटिंग ऑन द थ्रोन इन 1356 और ये गद्दी पे रहेगा 1377 तक। ना बुक्का वन ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि उसने मुदकल के फोर्ट को यहां पर अटैक कर दिया, ठीक है ना? प्लीज इसको समझिएगा यहां पर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाउ। अच्छा एक काम करते हैं, बुक्का को लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअली विजयनगर अंपायर और बहामनी किंगडम किन किन मुद्दों पर लड़ते थे, है ना? ये बात समझना जरूरी है कि लड़ाई जो सर आपने बताई कि भाई विजयनगर अंपायर और बहामनी किंगडम, विजयनगर अंपायर बहामनी किंगडम, इनके बीच का डिस्प्यूट था किस चीज को लेकर, है ना? ये लड़ तो रहे, नीचे वाले खत्म हो गए। तो विजयनगर अंपायर इनटू बहामनी, ये लड़ाई थी किस चीज की? ये लड़ाई आप देखोगे तो 3 एरियाज के लिए है। ओहो, ये लोग आपस में 3 एरियाज के लिए दोस्तों लड़ रहे हैं। विजयनगर अंपायर और बहामनी किंगडम तीन जगहों के लिए लड़ रहे हैं, 3 रीजन्स के लिए लड़ रहे हैं। पहला रीजन है तुंगभद्रा रीजन। ओ माय गॉड, याद करिए तुंगभद्रा रीजन, ये तो वही एरिया है तुंगभद्रा का जब हमने देखा था कि सर इंपीरियल चोलास भी वेस्टर्न चालुक्य से लड़ रहे थे। हाँ याद करिए ना, अरे वेस्टर्न चालुक्यास जो थे, मैंने कहा था वेस्टर्न चालुक्या हैं और वेस्टर्न चालुक्या का कुछ एरिया जो है वो यहाँ पर राज प्रथम और राजावन जो है, राजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम छीन लेते हैं। तो अगर नहीं भी पता है तो अभी ध्यान रखिएगा कि वेस्टर्न चालुक्या और जब यहाँ इंपीरियल चोलास की लड़ाई हुई थी, राइट, तो उस वक्त भी ये लोग जो है वो तुंगभद्रा के लड़ रहे थे। और आज कोई और आया है जो तुंगभद्रा के लड़ रहा है और वो है कौन? वो है यहाँ पर विजयनगर अंपायर और बहामनी किंगडम। वाई दे आर फाइटिंग फॉर दिस? बिकॉज ये फर्टाइल एरिया है, बिकॉज ये एरिया बड़ा ही फर्टाइल एरिया है और फर्टाइल एरिया होने के नाते यहाँ पर प्रोडक्शन, बड़ा प्रोडक्टिविटी बड़ी ही जबरदस्त होगी, प्रोडक्टिविटी बड़ी जबरदस्त होगी। और ऐसा हो गया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी जो होगी वो भी बड़ी यहाँ पर तेजी से ग्रो करेगी। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, क्लियर है? देन नेक्स्ट दूसरा रीजन जिसके लिए ये दोनों लोग विजयनगर और बहामनी लड़ रहे थे वो है कृष्णा गोदावरी एरिया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी का जो एरिया है, रिवर एरिया, डेल्टा वाला एरिया, उसके लिए यहां पर ये लोग लड़ते हैं। और अगेन क्यों लड़ रहे हैं? बिकॉज अगेन ये एरिया कृष्णा गोदावरी का है ना, जो आप देखोगे रायचूर जो आपका एरिया, ये बड़ा ही फर्टाइल एरिया, अगेन इसके लड़ रहे हैं। और तीसरी बात, दे आर फाइटिंग फॉर द मराठवाड़ कंट्री, मराठवाड़ एरिया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ये एरिया मराठवाड़ कहां लाई करता है? ये एकदम लाई करेगा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट से लेकर आपका वेस्टर्न घाट्स के बीच में। मतलब बेसिकली ये आपका एरिया जो है
ये बड़ा ही क्लोज होगा, यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह मिलेंगे, राइट। यहाँ पर बहुत सारे पोर्ट्स वगैरह का इंपॉर्टेंस था, यहाँ से खूब सारा ट्रेड पॉसिबल था। इसीलिए आप देखोगे तो इस एरिया के लिए, मराठवाड़ का एरिया मतलब कोंकण वाला एरिया है ना, उसके लिए आसपास बड़ा ही यहाँ पर ये लोग लड़ाई लड़ते थे। तो ये कुछ एरियाज हैं, टेरिटरीज हैं जिसके लिए विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम जो है वो यहाँ पर लड़ाई करता था। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि बुक्कावन ने यहाँ पर क्या किया, है ना, क्या किया बुक्कावन ने। अब उसको आइए यहाँ पर समझते हैं। देखिए, अब ये बात बुक्कावन की, बुक्कावन रूलिंग फ्रॉम 1356 टू 1377। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब ये रूल कर रहा है तो इसने क्या किया, इसने एक फोर्ट था, फोर्ट मुदकल, मुदकल के फोर्ट पे इसने क्या किया, अटैक किया। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो मुदकल का फोर्ट है ये डिस्प्यूटेड जो टेरिटरी था जिसके बीच में विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम अक्सर लड़ा करते थे, उस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में ये लाई करता था। ठीक है ना, तो ये डिस्प्यूटेड जो एरिया था ऑफ तुंगभद्रा, डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ तुंगभद्रा, उसमें ये लाई करता था ये फोर्ट मुदकल। और बुक्कावन ने अपनी पूरी सेना लेकर फोर्ट मुदकल पे कब्जा कर लिया या चढ़ाई कर दी। जब ये बात पता चली बहमनी सुल्तान को, ठीक है, जब ये बात मतलब बहमनी सुल्तान को जब ये बात पता चली, when came to know, तो उसने कहा कि भाई अब बहुत हुआ, अब मैं यहां नहीं बैठूंगा। और उसने अपनी पूरी सेना वगैरह यहां पर निकाली, राइट, सेना को निकाला। और इतना खराब मौसम था, एडवर्स वेदर कंडीशंस में भी, वो एडवर्स वेदर कंडीशंस, उसने कहा कैसे हो सकता है, हमारे बीच का बाउंड्री डिस्प्यूटेड एरिया, उसी के लिए फाइट हो रही थी। तो यहाँ पर एक एरिया था, मुदकल फोर्ट था। मुदकल फोर्ट पे जब यहाँ पर बुक्कावन ने चढ़ाई करी तो जब बहमनी सुल्तान को पता चला तो उसने अपनी सेना निकाली और यहाँ पर उसने एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वो निकल पड़ा। उसने फिर उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था, उसने तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस किया। बादल गरज रहे थे, बादल गरज रहे हैं, तुंगभद्रा रिवर को जो है उसने यहाँ पर क्रॉस किया और वो पहुंच गया विजयनगर एम्पायर के अंदर। यहाँ पर आप देखोगे तो बुक्का जो है वो एनी हाउ बुक्कावन वो यहाँ पर एस्केप कर जाता है, बुक्कावन एस्केप्स, ठीक है, जंगल के एरिया में चला गया वगैरह वगैरह। लेकिन ये लड़ाई जो है विजयनगर एम्पायर की ये कंटिन्यूड रही फॉर 4 months, कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 4 months, लगभग 4 महीने तक ये बैटल चलती रही। और फिर उसके बाद दोनों को रियलाइज हुआ कि भाई कोई फायदा नहीं है लड़ते हुए, कोई डिसीजन नहीं निकल रहा है। एंड हेंस एक स्टेलमेट देखने को मिलता है कि ना वो जीते ना हम जीते, ना विजयनगर जीता ना बहमनी जीता। तो यहाँ पर सीधे स्टेलमेट बोल दिया गया कि भाई कोई स्टेलमेट नहीं है। और दोनों ने कहा कि अच्छा कोई फायदा नहीं है, मतलब विजयनगर में कहा कोई फायदा नहीं है, बहमनी ने कहा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं, इससे हम लोग आपस में ही मार काट रहे हैं एक दूसरे को। और चूंकि हम लोग को पड़ोसी रहना है भले लंबे समय तक, तो बेसिकली आप देखोगे कि ये दोनों लोग ने डिसाइड किया कि भाई एक यहाँ पर इन दोनों लोगों ने एक ट्रीटी कर ली। और ट्रीटी में कहा कि ऐसा है, तुंगभद्रा जो है वो बाउंड्री हो जाएगी हम लोगों के बीच की। तुंगभद्रा सेटल्ड बाउंड्री बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम। आई होप ये बात आपको बुक्कावन की क्लियर हो गई। एक्चुअली दोस्तों मैं मेडिसिन लेकर ये लेक्चर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही है। बट एनीवे क्लियर, हरिहरा 1 और बुक्का 1 की कहानी होपफुली आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं हरिहरा 2 के बारे में। बुक्का 1 की कहानी हो गई, अब हम डिस्कस करेंगे हरिहरा 2 के बारे में। नाउ हरिहरा 2, नाउ अब ये हरिहरा 2 मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर एक काम करता हूँ, जस्ट हैव वाटर एंड देन आई विल जस्ट रिटर्न 1 minute।
All right, so let us now talk about Harihara 2. थोड़ा सा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहानी एक्सपेंशन की होगी। हरिहरा 1 की बात हो गई है, बुक्का 1 की बात हो गई है, अब हरिहरा 2 की बात होती है। He sits on the throne in 1377 से लेकर 1404 तक ये रूल कर रहा है। पहला पॉइंट ये है कि विजयनगर एम्पायर टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट कोस्ट। तो अभी हमने ये देख लिया कि हरिहरा 1 ने जहां से एक बिंदी से विजयनगर एम्पायर को स्टार्ट किया था, बुक्का 1 ने उसको एक्सपैंड किया और देखा कि होयसलास भी उसके हाथ में आ गए हैं और सुल्तान ऑफ मदुरई वो भी उसके हाथ में आ गए हैं। तो मैंने अभी आपको एक वाइट वाला पोर्शन दिखाया, कितना बड़ा एरिया विजयनगर एम्पायर का हो चुका है। अब विजयनगर एम्पायर ऊपर के साइड नॉर्थ में एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। वाई? क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि नॉर्थ में बाहमनी किंगडम जो है वो बैठा हुआ है, राइट। और बाहमनी किंगडम के साथ अभी अभी बुक्का 1 के टाइम में लड़ाई भी हुई है। जब बुक्का ने मुदकल के फोर्ट को असॉल्ट किया, मुदकल के फोर्ट को अपने कब्जे में कर लिया, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया में था तुंगभद्रा के, तो बाहमनी सुल्तान का जो बाहमनी किंगडम का सुल्तान निकल के आया और पूरा क्लाइमेटिक कंडीशंस एडवर्स होने के बाद भी उसने तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस किया, अंदर घुसा। उसने कहा मेरी तलवार तब तक नहीं अंदर रुकेगी जब तक मैं सबको मार नहीं दूंगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई जीता नहीं, स्टेलमेट हो गया और इस वजह से बाहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में तुंगभद्रा इनकी बाउंड्री बन गई। तो नॉर्थ में तो बाउंड्री बन चुकी है तुंगभद्रा, राइट। तो इसीलिए अब ऑप्शन नहीं है, विजयनगर एम्पायर ईस्ट की तरफ भी एक्सपैंड कर सकता है। तो विजयनगर एम्पायर टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट कोस्ट। इस बात को थोड़ा जिक्र अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो और अच्छा रहेगा। इस वाले में आपको वापस से दिखाता हूँ। ये देखिए कि भाई अब तो ये बाउंड्री बनकर तैयार हो गई है। नाउ दिस इज द बाउंड्री। ये बाउंड्री बन चुकी है दोनों के बीच में, राइट और रॉन्ग, ये बाउंड्री बन चुकी है, ठीक है। कैसे भी ले लो, ये नदी भी ले लो, कुछ भी, ये बाउंड्री। तो अब क्या ऑप्शन बचा है एक्सेप्ट ये कि भाई ये लोग इधर को एक्सपैंड करें, ये लोग इधर को एक्सपैंड करें। हाँ, तो इसीलिए आप देखोगे ये पॉइंट यहाँ पर आपको सेंस बना रहा होगा कि विजयनगर एम्पायर टर्न्स ईस्ट कोस्ट। व्हाई नॉट पॉसिबल टू एक्सपैंड नॉर्थ? क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ट्रीटी हो चुकी है बाहमनी किंगडम के साथ कि तुंगभद्रा इज द बाउंड्री। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाई दे मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी ईस्ट। अब वो ईस्ट कोस्ट की तरफ भी क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि विजयनगर एम्पायर और बाहमनी किंगडम 3 एरियाज के लड़ रहे थे। एक तुंगभद्रा द्वाब, एक कृष्णा गोदावरी का डेल्टा था। तो ये जो आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हो, नॉर्थ कोस्ट की तरफ, सॉरी ईस्ट कोस्ट की तरफ जो आप जा रहे हो, वो अगेन एक कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में लाई करने वाला एरिया है। यानी कि इस एरिया की बात करें कि इस एरिया में क्यों एंटर करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं सर ये एरिया कृष्णा गोदावरी इन नदियों के बीच का ये एरिया है ना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये थोड़ा नीचे हो गया बट समझ में ये आ रहा है कि हाँ इधर क्यों बढ़ना चाहते हैं, इधर क्यों। अब मैं अगर आपको थोड़ा बताऊं ना तो इट इज लाइक दिस, ऐसा, इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एरिया भी यहाँ पर ऐसे रहेगा और ये वाला एरिया दिस, ये वाला एरिया इज वारंगल वाला एरिया, कुछ ऐसे समझ लो। तो अब ये नॉर्थ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, रीजन समझ में आ गया, सॉरी ईस्ट, ये ईस्ट कोस्ट, तो ये ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। समझ में आ गया ना क्यों बढ़ रहे हैं ईस्ट कोस्ट की तरफ? क्योंकि नॉर्थ में बाहमनी किंगडम के साथ ट्रीटी है। इधर क्यों बढ़ना चाहते हैं? बिकॉज ये एरिया क्या है, ये रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। रीजन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, अरे जैसे मैंने आपको बताया था कि विजयनगर एम्पायर और बाहमनी किंगडम आपस में लड़ रहे थे, किनके लिए? दे वर फाइटिंग फॉर 3 टेरिटरीज। ये वाला टेरिटरी की लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग, इस 3 टेरिटरी की लड़ाई लड़ते थे। तुंगभद्रा तो डिसाइड हो गया कि बाउंड्री है, अब वो इस साइड बढ़े ईस्ट कोस्ट की तरफ, और ईस्ट कोस्ट की तरफ मतलब कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये भी एक रीजन था डिस्प्यूट का। इसलिए आप देखोगे कि जब हरिहरा 2 गद्दी बैठेगा तो जब वो मूव कर रहा है ईस्ट कोस्ट की तरफ, सो इट इज अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन। यहाँ पर फर्टाइल एरिया है, रिच एरिया है, इकोनॉमी बड़ा जबरदस्त है। ये भी एरिया जो है यूनाइटेड नहीं है ईस्ट कोस्ट वाला, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इस एरिया में इंटरेस्ट विजयनगर एम्पायर का भी है, बाहमनी किंगडम का भी है, और साथ ही साथ इस जगह पर उड़ीसा का भी इंटरेस्ट है। उड़ीसा कहाँ से आया, अब जरा समझिएगा, उड़ीसा कहाँ से आया। यहाँ पर आप देखोगे कि इन दिस एरिया ऊपर से यहाँ से उड़ीसा थे, हियर यू विल फाइंड उड़ीसा, और इनका भी जो मन था, इनका भी जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ लगा हुआ है। बाहमनी का इंटरेस्ट भी इसमें लगा हुआ है, विजयनगर एम्पायर का भी इंटरेस्ट यहाँ लगा हुआ है। तो ये उड़ीसा का, बाहमनी का और विजयनगर तीनों का इंटरेस्ट इसमें है।
क्यों? क्योंकि इट इज अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट। वाई? क्योंकि फर्टाइल है एरिया, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा फर्टाइल है। तो हुआ क्या था, एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि भाई ये बात समझिएगा कि जब ये एरिया मतलब दिल्ली सल्तनत की पावर जब डिक्लाइन करती है तो इन दिस एरिया जहां वारंगल है वहां पर ऐसे ही रेड्डीज भी उभर के आते हैं। तो वारंगल जितने एरिया पे थे वो तो थे, लेकिन बचा हुआ जो एरिया है वहां पर आप देखोगे नई पावर राइज होती है, रेड्डीज आ जाते हैं। ठीक है, रेड्डीज वहां रूल कर रहे हैं। सो रेड्डीज का कैसे आ गए, आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ये एरिया ये वाला, ठीक है। तो जब ये पावर यहाँ फाइनली डिक्लाइन करेगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखोगे तो रेड्डीज भी आ जाएंगे, है ना। ये रेड्डी का किंगडम यहाँ पर आता है, रेड्डीज, है ना, काकाटियाज, ऐसे। तो ये लोग भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये कब हो रहा है? दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद, है ना। ये कब हो रहा है? कि दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन का। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने का, रेड्डीज जो है उनका एरिया एकदम कोस्ट से लगा हुआ एरिया है ना, और काकाटिया थोड़ा अंदर के साइड है, थोड़ा अंदर के साइड है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई लोग, तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए हरिहरा 2 के टाइम पीरियड में। समझ में आ गया कि भाई ये ईस्ट कोस्ट क्यों गया? बिकॉज सिंपल रीजन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सपैंड इन द नॉर्थ। वाई? बिकॉज बहामनी किंगडम के साथ ट्रीटी हो चुकी है। जब ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ेगा तो वहां पर भी इट इज अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट। उस एरिया में विजयनगर अंपायर, बहामनी किंगडम और उड़ीसा सबका इंटरेस्ट है। अब हुआ क्या कि बहामनी किंगडम ने एक्सपेंशन करना शुरू किया। होता ये है दोस्तों, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि यहां हुआ ये, मैप कहां गया, ये। तो हुआ यहां पर क्या, इसको समझिएगा कि बहामनी किंगडम ये वाले लोगों ने इस वारंगल के साथ अलायंस किया। कैसे अलायंस हुआ बताता हूं। देखो, एक टाइम था, आपको ये तो समझ में आ गया है कि भाई एक टाइम था जब बहामनी किंगडम दिल्ली सल्तनत का पार्ट था। दिल्ली सल्तनत से टूट के ही बना है, हाँ सर, दिल्ली सल्तनत से टूट के बना है। तो एक टाइम था जब वारंगल ने हेल्प करी थी बहामनी किंगडम की। किसके खिलाफ हेल्प करी थी? बहामनी किंगडम की अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत, अगेंस्ट दिल्ली सल्तनत। एक टाइम था जब वारंगल ने हेल्प करी थी बहामनी किंगडम की, स्टार्टिंग में ही, जब बहामनी किंगडम टूट के अलग हुआ ही हुआ था, अलाउद्दीन हसन था उस वक्त, तो वारंगल ने हेल्प करी थी बहामनी किंगडम की दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। और अभी रिसेंटली क्या हुआ कि बहामनी किंगडम के लोगों ने ही, सक्सेसर्स ने ही, जो बाद में अलाउद्दीन हसन, यहां पर तब अलाउद्दीन हसन था, अलाउद्दीन हसन वही है जिसने बहामनी किंगडम की नींव डाली हुई है। तो इसके सक्सेसर्स ने, बहामनी किंगडम के सक्सेसर्स ने अटैक कर दिया वारंगल के ऊपर। इनके सक्सेसर्स ने क्या किया, इनके जो सक्सेसर्स आए उन्होंने अटैक कर दिया वारंगल के ऊपर। तो वारंगल ने कहा कि यार ये क्या बात है, एक टाइम था जब मैंने आपकी मदद करी थी, आज आप मेरे ही ऊपर चढ़ाई कर रहे हो। ओ, तो वारंगल ने, तो बहामनी किंगडम ने कहा, ओ ब्रो सॉरी ब्रो, सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दीजिएगा यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हाँ, एक टाइम आपने मेरी मदद तो करी थी, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के बीच में, बहामनी किंगडम और वारंगल के बीच में अलायंस हो गया, और दोनों ने डिसाइड किया कि फाइन, ठीक है, एक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये जगह, दिस प्लेस, उन्होंने कहा कि भाई हम दोनों के बीच की बाउंड्री हो जाएगी गोलकोंडा। इन दोनों के बीच में एक अलायंस हो गया, इसीलिए, राइट, इसी वजह से आप देखोगे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक अलायंस हो गया, इन दोनों के बीच में एक अलायंस हो गया, और डिसाइड किया गया कि भाई गोलकोंडा जो है इनके बीच की बाउंड्री हो जाएगी। और दूसरा, एक ज्वेल स्टडेड थ्रोन था, यानी कि एक ऐसा ज्वेल, जेवरात से स्टडेड, जड़ा हुआ एक सिंहासन था, थ्रोन, और वारंगल ने उसको रखा हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक को देने के लिए कि भैया ये पागल कभी भी आएगा चढ़ाई करने के लिए, तभी उसको रोक लेंगे और उसको कह देंगे लो तुम ये ले जाओ, खुश कर देंगे उसको। लेकिन अभी यहाँ पर वारंगल ने ये ज्वेल स्टडेड थ्रोन बहामनी किंगडम के सक्सेसर्स को दे दिया, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि बहामनी किंगडम वापस से वारंगल पे कभी भी अटैक ना करे। और इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर ये पॉइंट लिख रखा है कि कैसे कैसे यहाँ बहामनी किंगडम जो है वो एक्सपैंड करता है, वारंगल के साथ अलायंस बना लेता है,
तो ये पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है कि वारंगल ने हेल्प किया था बहामनी किंगडम को एक टाइम पे दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। जब दिल्ली सल्तनत का अटैक हुआ था तो बहामनी किंगडम पे अटैक जब हुआ तो वारंगल ने हेल्प किया था, ठीक है। लेकिन बाद में हमने देखा कि बहामनी किंगडम के लोगों ने वारंगल पर अटैक कर दिया था, ठीक है। बाद में सक्सेसर ऑफ बहामनी किंगडम जब आए तो उन्होंने यहाँ पर वारंगल पर अटैक कर दिया था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए फिर ये एक अलायंस हो गया। उस अलायंस से मैंने आपको बता दिया कि अलायंस में कहा गया कि वारंगल और बहामनी किंगडम के बीच में जो बाउंड्री है वो गोलकोंडा है, और दूसरा जो ज्वेल स्टडेड थ्रोन है वो दे दिया गया था इसको बहामनी किंगडम को। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ समझ में आपको आ रहा होगा कि विजयनगर इज इन पेन कि नॉर्थवर्ड हम एक्सपैंड कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहामनी किंगडम बैठा हुआ है। ईस्ट कोस्ट में हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पर अलायंस हो गया है बहामनी का और वारंगल का। अरे साहब ये तो क्या बात हो गई, सही कह रहे हैं सर आप तो। यानी कि आप समझिए कि विजयनगर एम्पायर चोक हो रहा है, मतलब ऊपर एक्सपैंड कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहामनी किंगडम के साथ ट्रीटी है, यहां भी एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भैया ये जो एरिया है वारंगल का उसका बहामनी का ट्रीटी हो गया है। मतलब अगर यहां पर अटैक किया गया तो बहामनी पर अटैक हो जाएगा। तो इसका मतलब विजयनगर एम्पायर अब चोक हो रहा है। अब विजयनगर एम्पायर क्या एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है साहब, विजयनगर एम्पायर एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि बीके बहामनी किंगडम एंड वारंगल अलायंस था, इसलिए विजयनगर एम्पायर नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन कंप्लीटली स्टॉप हो गया। अब विजयनगर नॉर्थ में एक्सपैंड कर ही नहीं पा रहा है। तो हरिहरा 2 के टाइम में इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो ये वो एरिया है आपका जो कृष्णा गोदावरी का एरिया है। यहीं पर आप देखोगे ये रेड्डी का किंगडम था इस एरिया में, और जो अंदर वाला एक पोर्शन आप देख रहे हो वो वाला वारंगल का एरिया था, ठीक है। सॉरी वो काकाटियाज वारंगल का एरिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक किंगडम है जो कार्व्ड आउट होकर बना था दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होते ही। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत जब डिक्लाइन हुआ है तो हम कई सारे लोगों को इंडिपेंडेंट होते हुए देख रहे हैं कि भाई हमने देखा कि रेड्डीज भी इंडिपेंडेंट हुए, हमने देखा कि सर काकाटियाज भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, राइट। कई सारे लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया, उसमें से रेड्डीज भी एक थे, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो ये इस स्लाइड को देखेंगे समझ में आ जाएगा कि साउथ की कहानी क्या थी कि वेस्टर्न चालुक्य जब डिक्लाइन करते हैं तो वहां यादवाज, होयसलाज और काकाटियाज आते हैं, यस। और दिल्ली सल्तनत का इन पर अल्टीमेटली कंट्रोल हो जाता है, यस। दिल्ली सल्तनत जब वीक हुआ यानी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दिल्ली सल्तनत वीक हुआ तो हम देखते हैं कि नए रीजनल किंगडम्स राइज होते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के वीक होने से यू विल फाइंड कि बहामनी किंगडम बन जाता है, यू विल फाइंड कि विजयनगर एम्पायर बनता है, एंड यू विल फाइंड कि रेड्डीज भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो जैसे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन होने से बहामनी किंगडम फॉर्म हुआ, विजयनगर एम्पायर फॉर्म हुआ, वैसे रेड्डीज भी फॉर्म हो गए, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत वीक है, वारंगल ट्राइज टू रिवाइव। अब दिल्ली सल्तनत वीक हो रहा है तो वारंगल कोशिश करेगा कि हम रिवाइव हो जाए, रेड्डीज भी कोशिश करेंगे हम भी आजाद हो जाए, मतलब हम भी आ जाए पिक्चर में। तो ये कहानी जो है यहाँ चल रही है, ये आपका हरिहरा 2 के टाइम पे था। तो विजयनगर एम्पायर का पेन है कि भाई नॉर्थ में हम जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहामनी किंगडम बैठा हुआ है, और ईस्ट कोस्ट की तरफ जा नहीं पा रहा है बिकॉज बहामनी किंगडम और वारंगल का अलायंस बना हुआ है। ऐसे सिनारियो में देवराया वन गद्दी बैठा जिसने 1406 से लेकर 1422 तक रूल किया। जब वो गद्दी बैठता है तो उसकी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि तुंगभद्रा रीजन में डिस्प्यूट जो चल रहा था देवराया वन के टाइम में भी वो चलता रहा और उसको वो टैकल करना पड़ा। और दूसरी बड़ी बात है कि जैसे ही देवराया वन गद्दी बैठेगा वैसे ही फिरोज शाह बहमानी जो कि एक बहामनी किंगडम का सुल्तान था वो देवराया वन को हरा देता है इमीडिएटली जैसे ही गद्दी बैठ रहा है। सो व्हेन देवराया वन सिट्स ऑन द थ्रोन, अर्ली डिफीट ऑफ देवराया वन बाय फिरोज शाह बहमानी हो जाती है। तो फिरोज शाह बहमानी कौन है पहले वो समझ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं दिस इज द लिस्ट ऑफ द रूलर्स जो बहमनी किंगडम में रूल कर रहे थे। तो मैंने स्टार्टिंग आपको देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है अलाउद्दीन हसन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ही वाज द फाउंडर। उसके बाद आप देखोगे मोहम्मद शाह 1 है, उसका टाइम पीरियड रूल का आप देख रहे हो। फिर मोहम्मद शाह 2 है, इन दोनों को कुछ खास यहाँ पर कारनामे किए नहीं तो हम इसको पढ़ते भी नहीं है। देन उसके बाद आता है फिरोज शाह बहमानी, यही फिरोज शाह बहमानी है जिसने देवराया वन को डिफीट किया था। आप देख सकते हैं फिरोज शाह बहमानी रूल करता है 1397 से लेकर 1422 तक, और वहीं विजयनगर एम्पायर में जो रूल हो रहा है देवराया का वो 1406 से लेकर 1422 तक है। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुआ इसमें फिरोज शाह बहमानी देवराया वन को हरा देता है। इस हराने पे क्या हुआ जरा इसको देखिएगा। अच्छा बाकी देख लीजिएगा। इसके बाद अहमद शाह वली आते हैं, इनको वली भी कहा जाता है। फिर मोहम्मद शाह 3 आया, ये एक माइनर था, और जब ये माइनर है तो इसका रीजेंट था महमूद गवान जो यहाँ पर गद्दी पे चीजों को संभालता है।
इसके बाद जब ये मोहम्मद शाहसरी की डेथ हो जाती है तो बहामनी किंगडम जो है वो 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में टूट जाता है, बेरार, बेदार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। क्लियर है यहां तक बात है दोस्तों। अब यहां पर देवराया वन जब डिफीट हुआ फिरोज शाह बहामनी के द्वारा तो उसका आउटकम क्या था कि उसको पहले तो 10 लाख हुण यानी गोल्ड कॉइन्स देने पड़े फिरोज शाह बहामनी को। दूसरी बात, उसने अपनी बहन की शादी, आप देखोगे, सॉरी, देवराया वन ने अपनी डॉटर की शादी भी फिरोज शाह बहामनी से करवा दी थी। ये शादी भी क्या शादी थी, क्या ही शादी करी होगी अंबानी साहब ने, तो शादी यहाँ पर देवराया वन ने अपनी बेटी की करी थी। आप देखोगे ये शादी में सिटी गेट से लेकर पैलेस तक 10 किलोमीटर का फर्क है और पूरा जमवाड़ा लगा हुआ है, राइट। फिरोज शाह बहामनी घोड़े बैठा हुआ है, साथ में जो आप देखोगे बाराती जो है, घराती जो है, वो सब नीचे चल रहे हैं साथ में इज्जत देते हुए फिरोज शाह बहामनी को। तो ये शादी हुई थी, 3 दिन तक समारोह चला था, 3 दिन तक समारोह चला ना, पूरा लोग जश्न में थे, एकदम डूबे हुए, एकदम धुत, समझ रहे हो क्या मैग्निफिसेंट मैरिज यहाँ पर ये हुई थी। लेकिन फिरोज शाह बहामनी के लिए नई चीज नहीं थी। फिरोज शाह बहामनी अक्सर ऐसा करता था कि भाई वो ऐसा मतलब क्या करता था, जहां डिफीट करता था फिर उसके डॉटर्स के साथ शादी भी कर ली, कई जगह ऐसा हुआ। इससे पहले वो कर चुका था, उड़ीसा के जो रूलर्स थे उनकी बेटे के साथ शादी कर चुका था, तो ये भी हो चुका था। और साथ ही साथ इस शादी के बाद उसको बंकापुर नाम का जो एक यहाँ पर की इंपॉर्टेंट फोर्ट था, ये फोर्ट उसको दहेज में मिलता है, राइट, बंकापुर। तो ये द्वाब के एरिया में है और ये फोर्ट भी अब फिरोज शाह बहामनी के पास चला गया है। तो देवराया वन की इनिशियल डिफीट से इतना कुछ हुआ, 10 लाख उड़ गए, वो शादी हुई, मैट्रिमोनियल लाइंस बना हुआ। लेकिन आप क्या उम्मीद करते हो कि अगर इस तरह की भव्य शादी हुई है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे रिश्ते बन जाने चाहिए थे देवराया वन और फिरोज शाह बहामनी के बीच में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट, ऐसा नहीं हुआ। और फिर आप देखोगे कि डिस्पाइट ऑल दिस रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया, है ना। लेकिन इस बार जो स्टार्स थे वो विजयनगर एम्पायर के फेवर में थे। हुआ क्या कि देयर वाज अ पॉलिटिकल कंफ्यूजन इन रेड्डीज, जो रेड्डी भी किंगडम बन के तैयार हुआ था दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद, तो रेड्डीज में एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन हो गया। पॉलिटिकल कंफ्यूजन का मतलब कि राजा कौन होगा ये समझ में नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल कंफ्यूजन है। तो ऐसे में विजयनगर एम्पायर ने धीरे से बोला वारंगल से, सुनो, रेड्डीज में कंफ्यूजन हो गया है, मतलब राजा डिसाइडेड नहीं है, पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, हमारे साथ आ जाओ, हम लोग मिलकर रेड्डीज पर अटैक करते हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा। और इतनी बात पे वारंगल ने अपनी साइड्स को चेंज कर दिया। जो वारंगल अभी अलायंस बना के बैठा था बहामनी किंगडम के साथ, वारंगल ने अपना अलायंस चेंज कर दिया और अब वो विजयनगर एम्पायर के साथ आ गया। एंड देन अब जब विजयनगर एम्पायर के साथ आया तो ये बात को देखकर बहामनी किंगडम बहुत चक्के हो गए कि यार ये तो आदमी ने अपना वही कदम बदल दिया। और इस वक्त अब बहामनी किंगडम जो है वो झटपटाया हुआ था, राइट। तो यही सब बातें यहाँ पर हैं कि विजयनगर एम्पायर वारंगल रेड्डी को पार्टीशन कर देते हैं, वारंगल ने साइड चेंज कर दिए। विद दिस पोजीशन ऑफ बहामनी किंगडम जो है वो यहाँ पर वीक हो रही थी, ठीक है। इसका आउटकम क्या हुआ कि विजयनगर और वारंगल अब एक साथ आ गए, उन्होंने यहाँ पर रेड्डीज को एनेक्स कर दिया और अब बहामनी किंगडम के साथ लड़ाई हुई। देवराया वन ने फाइनली फिरोज शाह बहामनी पे एक इन्फ्लिक्टिंग, एक बॉडी यहाँ पर शैटरिंग डिफीट दी, उसको जबरदस्त तरीके से फिरोज शाह बहामनी को फाइनली हरा दिया, ठीक है, और एनेक्स द एंटायर टेरिटरी अप टू द माउथ ऑफ रिवर कृष्णा, और रिवर कृष्णा तक जो टेरिटरी था उस सबको पूरा देवराया वन ने एनेक्स कर लिया। इस तरह से फिरोज शाह बहामनी को यहाँ पर हरा दिया जाता है। इसके बाद गद्दी बैठता है देवराया टू, ठीक है। तो ये पूरी बात होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि देवराया वन ने कुछ डैम बनवाए थे, कैनाल कंस्ट्रक्शन करवाया था, राइट, उसने एग्रीकल्चर वगैरह के प्रॉस्पेरिटी के लिए इरिगेशन करवाया, और भी डैम्स बनाए, हरिद्र रिवर पर डैम बनवाया फॉर इरिगेशन पर्पस। तो ये सारे काम जो उसने किए थे। देवराया टू की बात करेंगे तो 1425 से लेकर 1446 के बीच में गद्दी बैठता है। देवराया टू जो है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि अगर हमें बहामनी किंगडम को हराना है तो हमारी आर्मी दिल्ली सल्तनत के लाइंस पे होनी चाहिए, तभी हम उनको हरा पाएंगे, क्योंकि बहामनी किंगडम इज ऑलरेडी अ किंगडम जो दिल्ली सल्तनत से टूट के निकला है। तो हमें उनके तर्ज पे अपनी आर्मी को डिफाइन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी हम डिफीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देवराया टू ने मिलिट्री रिफॉर्म्स करना शुरू किए, राइट, और उसने कहा कि भाई दिल्ली सल्तनत के लाइंस पे हम अपनी आर्मी को बनाएंगे, क्योंकि बहामनी सुल्तान जो है वो उनकी आर्मी स्ट्रांग है, ठीक है। तो उसने इस चीज को पॉजिटिव तरीके से देखते हुए रिफॉर्म करना चाहा। और देवराया टू ने फिर अपने मुस्लिम कैवलरी मैन को अपने आर्मी के अंदर रखा, ताकि उसने कहा कि नहीं, ये जो मुस्लिम कैवलरी मैन रखे हैं 2000,
ये मुस्लिम कैवलरी मैन जो है ये घोड़े पे बैठकर कैसे तीर चलाया जाएगा ये सिखाएंगे हमारे लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये लोग जानते थे। और अभी यहाँ पर जो देवराया टू ने इंडक्ट किए मुस्लिम कैवलरी मैन, अब वो हमारे हिंदूज को ट्रेन करेंगे, हिंदू जो सोल्जर हैं उनको ट्रेन करेंगे। देवराया वन के सामने ये हुआ, ठीक है, उसने देवराया टू ने करवाया। एंड थर्डली फरिश्ता कहता है कि साइज ऑफ द आर्मी अंडर देवराया टू बहुत बड़ा हो गया था, राइट। तो इसका मतलब देवराया टू ने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए ताकि वो बहमनी किंगडम को डिफीट कर सके, और उसके लिए उसने जो पॉजिटिव काम हो सकते थे वो उसने किए, है ना। उसने यहाँ पर इंडक्शन किया मुस्लिम कैवलरी मैन का, और वो ट्रेन कर रहे हैं हिंदू कैवलरी मैन को, ठीक है ना, विजयनगर एम्पायर के कैवलरी मैन को। लेकिन यहाँ से ये सब बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि ये एक हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। ऐसा जो है विजयनगर, ऐसा जो है सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी भी कहती है। क्यों? क्योंकि इट इज सिंपली अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, है ना। इसको किसी भी तरह से रिलीजियस कलर नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए कि बहमनी किंगडम है वो एक इस्लामिक किंगडम है, विजयनगर एम्पायर हिंदू किंगडम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये प्योरली एक टेरिटोरियल वॉर थी, बैटल थी जो यहाँ पर हो रही थी, ठीक है। और राजा अपने प्रजा को, अपने टेरिटरी को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगा सके लगाए, और देवराया टू ने बेस्ट करने के लिए उसने यहाँ पर मुस्लिम कैवलरी मैन को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, ताकि हम इसको बेटर लाइन पे यहाँ पर लेके आ जाए, ठीक है। तो देवराया टू ने किया। नाउ जब उसने मिलिट्री रिफॉर्म कर दिए, सो द ग्राउंड्स आर प्रिपेयर्ड, ग्राउंड थोड़े देर प्रिपेयर हो चुके थे। अब यहाँ पर अटैक होता है। देवराया टू ने तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस किया इन द ईयर 4043, राइट। उसका एम था कि मुदकल जो चला गया था हाथ से स्टार्टिंग में, बुक्का ने जिसपे असॉल्ट किया था, और बंकापुर जो दहेज में दे दिया गया था, उसको हमें वापस कैप्चर करना है। और यहाँ 3 हार्ड फॉट बैटल्स हुई, और इन 3 हार्ड फॉट बैटल्स में नीदर साइड अचीव एनीथिंग, किसी को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर से एक स्टेलमेट हो गया, ना वो जीते और ना ये जीते। समझ में आ गया? ये इसका आउटकम था देवराया टू। अब ये कुछ जानकारी है जो हमको मिलती है, जैसे न्यूनेस है, पोर्चुगीज राइटर है ना, निकोलो काउंटी है, इटालियन ट्रैवलर था। 1420 में देवराया वन के टाइम पे ये पहुंचता है, ठीक है। एंड देन अब्दुल रजाक पर्शियन ट्रैवलर है ना, ये विजयनगर एम्पायर आया देवराया टू के टाइम, देवराया टू के टाइम पे। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राइट। अब हम लोग यहाँ से ये खत्म होती है संगमा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी से सुलुवा डायनेस्टी आती है, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुलुवा आएगी, इसमें कृष्णदेवराया की बात अभी आगे करेंगे। लेकिन ये यहाँ से शुरू होता है बहमनी किंगडम, जिसके बारे में हमने ये देख लिया है कि इसका नाम अलाउद्दीन हसन बहमान शाह था। क्यों था? नाउ ही इज बेसिकली एन अफगान, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये अफगान था। और अफगान जो इसी को, उसको जफर खान भी कहते हैं। अब ऐसा 2 थ्योरीज हैं इसको लेकर कि ये एक ब्राह्मण के सर्विस में था जिसका नाम था गंगू, और इसीलिए इसका नाम जो है अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, उसका नाम जो है हसन गंगू पड़ता है ना। इसीलिए जो आप देखो अलाउद्दीन हसन को हसन गंगू कह के भी बुलाते हैं, इसलिए इसको हसन गंगू भी कहा गया, ठीक है। और दूसरी थ्योरी ये है कि भाई जो यहाँ पर एक माइथोलॉजिकल हीरो है बहमान शाह, उससे उसने यहाँ पर अपना नाम विड्रॉ किया। तो वॉट एवर द थ्योरी इस एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ अलाउद्दीन हसन बहमान शाह ये उसका नाम था, फाउंडर था, इसको जफर खान भी कहते थे। 1347 में उसने बहमनी किंगडम को स्टैब्लिश कर दिया था, और ये नोबल था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह 1 नॉट इंटरेस्टेड, मोहम्मद शाह 2 नॉट इंटरेस्टेड। फिरोज शाह बहमानी का कहानी हमने पूरा डिस्कस कर लिया, किस तरह से उसने देवराया 1 को इनिशियली डिफीट किया, बाद में कैसे देवराया 1 ने ही फिरोज शाह बहमानी को हरा दिया। फिर अहमद शाह अब आते हैं। अब अहमद शाह जब गद्दी बैठे तो ये अहमद शाह के दिल में एक बात थी कि भाई वारंगल ने जो दुख मुझे दिए हैं, वारंगल ने जो जख्म दिए हैं, उस जख्म का बदला लेना जरूरी है। और यहाँ पर यही हुआ था। फिरोज शाह बहमानी जो है, फिरोज शाह बहमानी, ये आप देख सकते हो कि कैसे फिरोज शाह बहमानी ने इनिशियली डिफीट कर दिया था, लेकिन जब फिरोज शाह बहमानी को हराना था तो यहाँ पर क्या हुआ था, वारंगल ने साइड चेंज किए थे, याद करिए, वारंगल ने साइड चेंज किया, वारंगल विजयनगर एम्पायर के साथ आ गया था, तब दोनों ने मिलकर अटैक वेड्डीज को पार्टीशन किया और फिरोज शाह बहमानी को हरा दिया था, राइट। तो इसलिए अहमद शाह जब गद्दी बैठता है, देखिए 1422 में, तो उसको एक बात दिल में थी कि जो ये जख्म वारंगल ने दिए है ना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगा, राइट। और अहमद शाह जिसको वली भी कहा जाता है, अब इसके बारे में यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब अहमद शाह के बारे में जो बातें हैं तो यही है, अहमद शाह के बारे में जो बातें हैं वो यही है कि 1419 में देवराया 1 जो जख्म वारंगल ने दिए थे वो अभी भी ताज़ा थे, और वारंगल से बदला लेना था। इसलिए अहमद शाह जो है रेडी है, और उसके साथ वो ही कम्स इन कांटेक्ट विद द सूफी सेंट जिसका नाम गेसू दराज था। वो रेडी था, अटैक करता है वारंगल को कैप्चर कर लेता है। यानी कि अहमद शाह ने वारंगल पर अटैक करके वारंगल को कैप्चर कर लिया, और साथ ही साथ अहमद शाह ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। जो पहले गुलबर्गा हुआ करती थी, अब उसने कैपिटल को बीदर बना दिया।
तो ध्यान रखिएगा कि अहमद शाह ने उस चीज का बदला लिया, वारंगल को यहाँ पर डिफीट करके कैप्चर कर दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ दिस इज नथिंग फॉर यू, ये आप ओवरलुक कर सकते हैं क्योंकि ये मैंने जो और क्लासेस में पढ़ाया था तो ये रिकलेक्ट करवाया था स्टूडेंट्स को, इसलिए इसको आप लोग यहाँ से छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है भाई, अब जरा देखिएगा आगे कहानी क्या बनती है, आगे कहानी क्या बनती है। चलिए अब एक बात और कि अहमद शाह की कहानी हो गई। अब अहमद शाह के बाद क्या हुआ, प्लीज सी, अहमद शाह के बाद क्या हुआ, हम देखते हैं गद्दी पे कौन आया। वो आता है महमूद शाह, मोहम्मद शाह। और मैंने मोहम्मद शाह के बारे में बताया था कि वो सुल्तान बनता है एट द एज ऑफ 9 साल। हम लोग 9 साल की उम्र में क्या कर रहे थे, शायद हम लोग लेसेस बांध रहे थे ना लेकिन यहाँ पर ये किस्मत भाई, इंसान क्या ना करे, है ना भैया। ये आदमी जो है सुल्तान बनता है 9 साल की उम्र में, हम लोग अपना सोच रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब माइनर है तो उसका रीजेंट होता है महमूद गवान, है ना। महमूद गवान इसका रीजेंट है। इसका रूलिंग पीरियड आप देखिए 463 से लेकर 481, तो रीजेंट था महमूद गवान। महमूद गवान यहाँ से आप देखोगे वो गद्दी को संभालता है। एक्चुअली सुल्तान तो है मोहम्मद शाह ही हुई, लेकिन गद्दी को कौन रूल कर रहा है, महमूद गवान बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही मोहम्मद शाह की डेथ होगी तो बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 5 में। और वो कौन कौन से मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, वो 5 हैं, ये बेरार, बीदार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा। और मैं आपको क्लैरिटी दे चुका हूं पहले ही कि आपको क्रक्स पे इतना याद रखना है, ये 5 जो आपके प्रिंसिपैलिटीज हैं, बेदार और बेरार, ये अहमदनगर के पास अल्टीमेटली चले जाएंगे। लेकिन अहमदनगर 1636 में शाहजहां कैप्चर करेगा, बीजापुर को 1686 में औरंगजेब कैप्चर करेगा और गोलकोंडा को भी 1687 में औरंगजेब कैप्चर करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो महमूद गवान जब यहाँ गद्दी बैठा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी महमूद गवान की, याद करिए कि भाई ये क्या था, ही वॉज एन ईरानियन। और जो अलाउद्दीन हसन था वो कौन था, वो तो आप देखोगे कि याद करिए वो तो अफगान था सर। तो महमूद गवान इसका मतलब आउटसाइडर था। और अब जब इसको गद्दी मिल गई, गद्दी क्या मिल गई, मतलब मोहम्मद शाह 3 वहां पर रूलर है, लेकिन सारे काम डिसीजंस तो महमूद गवान ले रहा है। ये बात ओल्ड जो यहाँ पर नोबिलिटीज थी उसको पसंद नहीं आएगी। ओल्ड नोबिलिटीज तो अफगानी थी, समझ रहे हो ना। प्रॉब्लम क्या था कि महमूद गवान आउटसाइड, अर्लियर पार्ट हमको नहीं पता, है ना। बाय बर्थ वो ईरानियन था, बड़ा ट्रेडर था। अब उसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी थी कि धीरे धीरे आप देखोगे कि बैकग्राउंड ये है कि भाई वो सुल्तानों को पसंद आने लगा। और धीरे धीरे आप देखोगे उसको सुल्तानों ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, राइट। ही वॉज मेड द प्राइम मिनिस्टर इन बहामनी किंगडम, ही बिकेम द फेवरेट ऑफ सुल्तान्स। और इतना फेवरेट बना कि उसको टाइटल मिला क्या, मलिक तुजूर का, ही इज द प्रिंस ऑफ मर्चेंट्स। ये सब बातें उसके साथ हो गई। तो महमूद गवान पावर में राइज होता है और सुल्तानों को बड़ा पसंद आता है बिकॉज ऑफ हिज टैक्टिक्स, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेटेजी, और उसको यहाँ पर आगे बढ़ा दिया जाता है, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है महमूद गवान के साथ, दिक्कत ये है कि भाई वो आदमी जो है आउटसाइडर है ना। वो जब गद्दी बैठ रहा है तो एक्सपेंशन करेगा। उसने एक्सपेंशन किया, जैसे उसने देखिए विजयनगर एम्पायर को कांची तक रेड कर दिया, कांची मतलब डीप साउथ तक रेड कर दिया, राइट। उसने फिर ईस्ट कोस्ट को भी कैप्चर कर लिया। फिर देखिएगा उसने यहाँ पर ये कोंकण का कोस्ट जो था जिसकी लड़ाई हो रही थी उसको भी कैप्चर कर लिया। यानी कि महमूद गवान ने विजयनगर एम्पायर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी, है ना। ये आप देख सकते हो कि महमूद गवान कहाँ रूल कर रहा है। महमूद गवान का टाइम पीरियड क्या है, आपको समझ में आ रहा है? हाँ भाई, टाइम पीरियड तो यही है, जब मोहम्मद शाह है तो महमूद गवान है। तो यार समझ में तो आ रहा है कि हाँ सर। और आप देखिए 1446 के आसपास देवराया 2 एंड हो चुका है। तो अब एज सच तुलुवा डायनेस्टी, सुलुवा डायनेस्टी, ये सब डायनेस्टी जो थी, सुलुवा आई थी, तो सुलुवा डायनेस्टी कुछ खास कर नहीं रही थी। और वही महमूद गवान को ऑप्शन मिला, तो महमूद गवान ने खूब दबा के यहाँ पर एक्सपेंशन किया। सुलुवा डायनेस्टी के रूलर्स इतने वो थे नहीं, है ना। याद करिए, यही तो बता रहा था मैं आपको कि भाई स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, ये देखिए कि भाई ये लोग तो खत्म हो गए 1446 तक। अब इसके बाद सुलुवा आई, देन तुलुवा आई, लेकिन ये डायनेस्टी टोटल 120 साल। तो जब सुलुवा डायनेस्टी चल रही है तभी आप देख रहे हो कि उस वक्त ही ये सब महमूद गवान वगैरह हैं। और महमूद गवान को अपॉर्चुनिटी मिली, महमूद गवान ने सारा जो जितना भी यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के पास था संगमा डायनेस्टी के अंदर, सुलुवा डायनेस्टी के अंदर, वो सारी बातें जो है उनके हाथ से निकलने लग गई। ठीक है ना, उनके हाथ से सब चीजें क्या हो गया, निकलने लग गया। यही बात यहाँ हुई। एनहेंस आप देखोगे महमूद गवान ने कांची को रेड किया, फिर उसने यहाँ पर ईस्ट कोस्ट को भी एनेक्स कर लिया जो उसके हाथ से निकल चुका था, बहामनीज के हाथ से। और फिर उसने यहाँ पर आप देखोगे कि कोंकण का जो कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट, उसको भी रैन ओवर किया। ये सब चीजें थी। लेकिन पॉइंट इज दिस कि आप देखोगे कि महमूद गवान एक आउटसाइडर था। सबसे बड़ा दिक्कत ये थी कि ही वॉज एन आउटसाइडर।
ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज यही था उसके साथ, ही वॉज एन आउटसाइडर। जो डेक्कनी सुल्तान, जो पुराने सुल्तान थे, वो अफगानी थे, है ना, डेक्कनी सुल्तान हैं वो लोग, और ये आउटसाइडर है महमूद गवान, ईरानियन है ना, इनको फॉरेनर्स को गरीब या फिर अफाकीज कहा जाता है, ये न्यू कमर्स हैं, ये पुराने लोग हैं, एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड कि उसको बड़ा चैलेंज था। जैसे ही मोहम्मद शाह III की यहाँ पर डेथ हुई, क्या हुआ, वॉज पॉइजन्ड बाय द ओपोनेंट्स ऑफ महमूद गवान। तो महमूद गवान के जो यहाँ पर अब मोहम्मद शाह III इज द रूलर और महमूद गवान प्रैक्टिस कर रहा है, सारी पावर चला रहा है, तो इसके नोबल्स बड़े यहाँ पर वो थे कि अरे यार ये महमूद गवान अंडरस्टैंड काम कर रहा है और मोहम्मद शाह III को सोचता भी नहीं है, बहुत ट्रस्ट करता है उस पर। तो भाई अब महमूद गवान को यहाँ पर 1482 में एग्जीक्यूट कर दिया, और उसकी डेथ के बाद आप देखोगे कि गवर्नर जो भी थे बड़े वीक हो गए, मोहम्मद शाह III की भी डेथ हो गई, बहामनी किंगडम यहाँ पर 5 प्रिंसिपैलिटीज में फाइनली डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, फाइनली ये यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वो 5 प्रिंसिपैलिटीज कौन कौन सी हैं, वो ये प्रिंसिपैलिटीज हैं यहाँ पर। ठीक है ना, होपफुली इतनी बात। अब यहाँ से आगे कहानी बढ़ेगी तो संगमा डायनेस्टी 1336 से 1446 ये पूरी कहानी हो गई। सुलुवा डायनेस्टी मैंने क्या बोला, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, खास कुछ नहीं होता। तुलुवा डायनेस्टी आती है, उसमें कृष्णदेव राय ही है जिनके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। राइट, अब कृष्णदेव राय ने यहाँ पर क्या किया, आइए जरा उसको देख लेते हैं। तो कृष्णदेव राय की बात कर रहे हैं, सिचुएशन अब फिर से कंट्रोल में नहीं है। एक बार हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई जब बुझने वाला होता है तो एक बार जरूर फड़फड़ाता है। तो यही हुआ कृष्णदेव राय के टाइम पे भी, लग रहा था कि विजयनगर अंपायर की पावर अब बहुत जल्दी डिक्लाइन हो जाएगी, लेकिन उस वक्त यहाँ पर आप देखोगे तुलुवा डायनेस्टी के आए कृष्णदेव राय KDR, और उन्होंने एक बार फिर से कोशिश करी कि इस विजयनगर अंपायर को थोड़ा सा वापस से रिगेन करने की। और कृष्णदेव राय ने इंटरनल लॉ, उस वक्त देखो जब कृष्णदेव राय गद्दी पे है, इंटरनल लॉ डिस्टर्ब्ड है, हर जगह से पूरा लॉ एंड ऑर्डर का डिस्टर्बेंस है ना। उसके राइवल्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं, जैसे आप देखोगे ओडिशा फिर से एक्टिव है, बहामनी किंगडम फिर से एक्टिव है, वो 5 प्रिंसिपैलिटीज एक्टिव हो चुके हैं। राइट, पोर्चुगीज भी अब कंट्री के अंदर पहुंच चुके हैं 1498 में। तो कृष्णदेव राय के टाइम पे सारे चैलेंजेस हैं, है ना। और आप देखोगे पोर्चुगीज की पावर भी राइज हो रही है, वो भी इंडिया पहुंच रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस थे कृष्णदेव राय के टाइम पे। अब एक सीरीज ऑफ वॉर जो है वो कृष्णदेव राय ने शुरू करी। वापस से जब उसने सीरीज ऑफ वॉर शुरू करी तो उड़ीसा भी कंपेल्ड हो गया, उड़ीसा जो ऊपर बैठा था उसका भी इंटरेस्ट था, तो उड़ीसा भी वॉर में वापस आ गया। राइट, देन यहाँ पर एक रिन्यूड स्ट्रगल तुंगभद्रा के लिए फिर से शुरू हो गई, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है मुदकल और रायचूर ये द्वाब के एरिया को कैप्चर कर चुका था। तो फिर से भाई KDR ने जब ये कैप्चर कर लिया तो फिर से तुंगभद्रा के लिए और रायचूर द्वाब के लिए कृष्णा गोदावरी की लड़ाई शुरू हो गई। राइट, एंड देन बीजापुर, अब यहाँ बीजापुर बन चुका है, क्योंकि मोहम्मद शाह III की डेथ के बाद वो खत्म हो गया सब बहामनी किंगडम, और वो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा ये सब बन चुका है। तो बीजापुर और ओडिशा एक साथ आते हैं और वो अटैक करते हैं। राइट, बैटल विच फॉलोड बीजापुर ओडिशा वर्सेस KDR मतलब कृष्णदेव राय। KDR ने सैक कर लिया बीजापुर को और गुलबर्गा जो उनकी कैपिटल थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कृष्णदेव राय ने काम तो बड़ा जबरदस्त किया कि भले ये प्रिंसिपैलिटीज 5 थी, लेकिन उसमें से जो बीजापुर और ओडिशा एक साथ आए थे तो उनको यहाँ पर बीजापुर को तो हरा दिया, है ना, और उनको पूरा गुलबर्गा को डिस्ट्रॉय भी कर दिया। ये सब चीजें हुई, ठीक है। लेकिन आप देखोगे KDR डिड नॉट नोटिस द ग्रोइंग पावर ऑफ पोर्चुगीज की ग्रोइंग पावर KDR जो है वो नहीं देख पाया, है ना। पोर्चुगीज की स्ट्रॉन्ग नेवी थी, ओशन में वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, है ना, और वो उसने अपना खुद की नेवी पे ध्यान नहीं दिया। हो ये रहा था कि भाई जाहिर सी बात है ना, कोई भी ट्रेड होना है तो समुद्र के थ्रू होना है। राइट, और अगर समुद्र के थ्रू अगर पोर्चुगीज ने ट्रेड कट ऑफ कर दिया इंडिया के लिए तो भारत कैसे ट्रेड करेगा, ट्रेड नहीं करेगा तो व्यापार खत्म हो जाएगा। सो वही हुआ कि आफ्टर KDR की डेथ हो जाती है। KDR की डेथ हुई, उसके बाद आप देखोगे सदाशिव राय कम्स टू द पिक्चर 1543 में। इसके बाद राम राजा कम्स टू द पिक्चर। ये सब लोग यहाँ पर आते हैं, बट फाइनली 1565 में बैटल ऑफ बन्नीहाटी हुई, जिसको तलीकोट भी कहते हैं, रक्षा तंगड़ी भी कहते हैं, जिसमें यहाँ पर बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा जो 3 इंपॉर्टेंट इनके बड़े इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस होंगे, है ना, वो विजयनगर अंपायर के ऊपर अटैक कर देते हैं। विजयनगर अंपायर यहाँ पर फाइनली हार गया और ये 3 जो प्रिंसिपैलिटीज हैं वो जीत जाती हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि 3 प्रिंसिपैलिटीज भी आगे चल के देखेंगे तो ये आपस में भी लड़ाई करती रहेंगी, और फिर इनको लास्ट में मैंने आपको बताया कि भाई अहमदनगर को 1636 में शाहजहां कैप्चर करेगा औरंगजेब के द्वारा, बीजापुर को 1686 में औरंगजेब कैप्चर करेगा और गोलकोंडा को 1687 में औरंगजेब कैप्चर करेगा, ठीक है। तो ये पूरी कहानी विजयनगर अंपायर और बहामनी किंगडम की थी। होपफुली दोस्तों आपको सारी बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दोस्तों पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, बट इसलिए मैंने आपको बाकी चीज़ें जो हैं, जो मैंने कुछ पढ़ा रखा था, मैंने आपको उसके थ्रू ही पूरी कहानी को समझा दिया, ठीक है। तो बेसिक्स आपके क्लियर हो गए। यस ऑफ कोर्स एडवांस वर्जन में इस पर और भी चीज़ें बाकी हैं, है ना। एडवांस में आपको और इनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह की बात करी जाती है,
ठीक है, तो ये बेसिक बातें तो यहाँ पर हमने इसकी कवर कर ली है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।